नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, जिंदगी में कुछ ऐसा मुकाम हासिल करो कि जहां से तुम चले जाओ वहां लोग तुम्हें याद करें, और जहां तुम जाने वाले हो वहां लोग तुम्हारा इंतजार करें। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार। हमारे इस बैच में जो प्यारे बच्चों आपका लाइव बैच है, इसमें हमने स्टार्ट किया हुआ था। हमने जो सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ा, फिर आदि ऐतिहासिक काल कल कंप्लीट हो गया। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा ऐतिहासिक काल रहेगा। जय मां सरस्वती का नाम लेके इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। और ऐतिहासिक काल गुरुजी कौन सा होता है? जिसका प्यारे बच्चों हमें लिखित साक्ष्य मिला, और उस साक्ष्य को ना हमने पढ़ा भी गया। वो कौन सा काल होता है? ऐतिहासिक काल होता है। हमने प्राग ऐतिहासिक काल का पढ़ा था, जिसका ना तो हमें कोई लिखित साक्ष्य मिला, लिखित नहीं मिला, तो उसको पढ़ा भी नहीं गया। और आदि ऐतिहासिक काल कौन सा था? तो आदि ऐतिहासिक काल वो था जिसका हमें लिखित साक्ष्य तो मिला, लेकिन उस लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं गया। उदाहरण के तौर पर प्राग ऐतिहासिक काल में हमने पाषाण काल पढ़ा था, पत्थर युग पढ़ा था, और इसमें हमने पढ़ा था आदि ऐतिहासिक काल में हमारी सिंधु सभ्यता पढ़ी थी या हड़प्पा सभ्यता पढ़ी थी। और आज हम ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। कौन सी सभ्यता पढ़ेंगे? वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। सुनीता जी थैंक यू। जय श्री राम नरेश शर्मा जी। ठीक है, तो आज हम ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐतिहासिक काल रहेगा आज का हमारा टॉपिक, ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल का अगर मैं उदाहरण दूं ना, तो वैदिक काल आ जाएगा। ऐतिहासिक काल में कौन सा काल आ जाएगा प्यारे बच्चों? वैदिक काल आ जाएगा। कौन सा काल आ जाएगा? वैदिक काल आ जाएगा। और वैदिक काल को ना दो हिस्सों में बांटा गया है। वैसे वैदिक काल का टेन्योर पूछे तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व हमारा कौन सा काल रहेगा? वैदिक काल रहेगा। वैदिक काल कब से कब तक रहेगा? 1500 से ईसा पूर्व से लेकर, राम राम मनी जी, गजेंद्र जी हेलो नमस्ते। वैदिक काल 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व रहेगा। और वैदिक काल को भी प्यारे बच्चों दो भागों में बांटा गया है। एक पूर्व वैदिक काल कहा गया है, और एक को उत्तर वैदिक काल कहा गया है। क्या कहा गया है? उत्तर वैदिक काल कहा गया है। तो वैदिक काल को भी आगे दो पार्टों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में प्यारे बच्चों ऋग्वेद की रचना हुई है, पेपर में पक्का आता है, इसलिए इसे ऋग्वेदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इसमें ऋग्वेद की रचना हुई है, तो इसको ऋग्वेदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। तो पूर्व वैदिक काल का जो टेन्योर रहेगा वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर वो 1000 ईसा पूर्व रहेगा। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व वैदिक काल है। और उत्तर वैदिक काल प्यारे बच्चों 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व कौन सा काल रहेगा? उत्तर वैदिक काल रहेगा। यहां से आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पक्के आएंगे। ठीक है, हो जाएंगे लोकेश जी, अदरवाइज मैं टेलीग्राम में डलवा दूंगा जीके भाई प्रदीप सर वाले में। ठीक है, तो ये याद रख लेना। वे ऐतिहासिक काल को दो भागों में बांटा गया, एक वैदिक काल और एक पूर्व वैदिक काल। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व कंप्लीट वैदिक काल है। और वैदिक काल दो पार्टों में है। पूर्व वैदिक काल, उसमें ऋग्वेद की रचना हुई, इसलिए ऋग्वेदिक काल कहा जाता है। तो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व ऋग्वेदिक काल रहेगा। और उत्तर वैदिक काल में अलग वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना हुई है। तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल उत्तर वैदिक काल में रहेगा। ये मनप्रीत के रियाज मेरी पहली क्लास है, तो आपका वेलकम है गुड़िया। ठीक है, तो अब प्यारे बच्चों हम है ना इसको सिलसिलेवार तरीके से पढ़ेंगे। अब है ना सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि वैदिक सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो वैदिक सभ्यता का पालना ना
हरियाणा को कहा जाता है। वैदिक सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ये हरियाणा जीके ने क्वेश्चन पूछा था। वैदिक सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? हरियाणा को वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता है। ऋग्वेद की भी कुछ इतिहासकार कहते हैं उत्पत्ति हरियाणा से मानी जाती है, और ऋग्वेद काल में हरियाणा को रज हरियाणे कहा जाता था। तो ये याद कर लेना, वैदिक सभ्यता का पालना किसको कहते हैं? हम हरियाणा को कहते हैं। और वैदिक सभ्यता के जनक कौन थे? ये भी क्वेश्चन आए थे। वैदिक सभ्यता के जनक कौन थे? तो वैदिक सभ्यता के जनक प्यारे बच्चों किसको माना जाता है? आर्यों को माना जाता है। और एक बार आया था, आर्य किस भाषा का शब्द है? आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। और संस्कृत भाषा में आर्य को क्या कहा जाता है? श्रेष्ठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रेष्ठ कहा जाता है। तो वैदिक सभ्यता का पालना हरियाणा को कहा जाता है। और वैदिक सभ्यता के जनक कौन थे? आर्य थे। और आर्य ने कहते हैं प्यारे बच्चों, आर्यों ने ना यहाँ आकर अनार्यों को हराया था। यानी जो आर्य नहीं थे उनको हराने का काम किसने किया था? आर्यों ने किया था। और जैसे मैंने आपको बताया था, सिंधु सभ्यता का ना जो मतलब कालक्रम सभी विद्वानों ने माना था 1500 से 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व माना था। तो 1700 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व का इतिहास हमें पता नहीं चलता कि इस इतिहास में क्या हुआ। और आप सुन करना आपको अजीब लगेगा, हमारी जो सभ्यताओं का कालक्रम है प्यारे बच्चों उल्टा है। देखो, सिंधु सभ्यता में लोग पक्की ईंटों के मकानों में रहा करते थे, नगरीय सभ्यता थी। और वैदिक सभ्यता है ना, ये ग्रामीण सभ्यता थी, लोग यहाँ झोपड़ियों में रहा करते थे। हमने ये तो सुना है कि पहले हम है ना मतलब साइकिल चलाते थे, साइकिल से हम बाइक पे आए, बाइक से हम गाड़ी पे आए, गाड़ी से हम जहाज पे आए, यानी हम ऊपर की ओर जाते हैं। ये तो सीधा जहाज से साइकिल की ओर आ गए, यानी गांव जैसे मतलब है पक्की ईंटों के मकानों से सीधा झोपड़ी की ओर आ गए। तो हमारे यहाँ सभ्यता का कालक्रम क्या माना जाता है प्यारे बच्चों? उल्टा माना जाता है। और 2500 ईसा 1700 ईसा पूर्व कल मैंने बताया था सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। और अलग अलग इतिहास, जॉन मार्शल ने कहा था कि मतलब भूकंप का आना इस सभ्यता के पतन का कारण था। कालीबंगा से भूकंप के प्रमाण मिले थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि विदेशी, जैसे चाइल्ड एवन व्हीलर ने बताया था विदेशी आक्रमण। तो लेकिन 200 वर्ष तक हमें कोई सभ्यता का पता नहीं चला। तो 1500 ईसा पूर्व वैदिक सभ्यता आई थी। और वैदिक सभ्यता में ना ये याद कर लेना, ये वैदिक सभ्यता के जनक आर्यों को कहा जाता है। आर्यों का अर्थ क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब कहते हैं प्यारे बच्चों, आर्यों की उत्पत्ति का सिद्धांत ये पेपर में आएगा। आर्य कहां से आए थे? आर्यों की उत्पत्ति का सिद्धांत, आर्यों की उत्पत्ति का सिद्धांत ये एग्जाम में पक्का आएगा कि किस किस इतिहासकार ने आर्यों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। पेपर में पक्का ये क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों, चाहे 2000 का नोट डालकर लिख लेना, एसएससी के किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, जैसे आता है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? ठीक है, और यहां पूछेगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या बताया था? एक ये तो भारतीय मत है, एक संपूर्णानंद जी ने आर्यों की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या दिया? एक विदेशी मत है प्यारे बच्चों जो सबसे ज्यादा माना जाता है, वो था मैक्स मुलर का मत। मैक्स मुलर का मत है, सबसे ज्यादा माना गया है। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था आर्य है ना वो सुमेरु पर्वत से आए थे। आर्य कहां से आए थे? सुमेरु पर्वत से आए थे। या आर्य इसी को क्या कहा जाता है? उत्तरी ध्रुव से आए थे। आर्य कहां से आए थे? या आर्कटिक प्रदेश से कौन आए थे? आर्य आए थे। ये बात किसने कही थी? बाल गंगाधर तिलक ने कही थी। हाँ संगीता जी आप सही कह रहे हो, मैक्स मुलर का सिद्धांत ज्यादा प्रचलित माना जाएगा। उन्होंने कहा था आर्य मैक्स मुलर मध्य एशिया से आए थे। ये पेपर में आएगा। आर्कटिक उत्तरी ध्रुव ये किसने कहा था? सुमेरु पर्वत से। ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। सुमेरु पर्वत नहीं आएगा तो उत्तरी ध्रुव आएगा, उत्तरी ध्रुव नहीं आएगा तो आर्कटिक प्रदेश से कौन आए थे? आर्य आए थे। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं? आर्य है ना तिब्बत से आए थे। कहां से आए थे?
स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य, ये क्वेश्चन एक एग्जाम में आया था, डायरेक्ट नाम देकर पूछा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य कहां से आए थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार ना आर्य कहां से आए थे, तिब्बत से आए थे। कहां से आए थे, तिब्बत से आए थे। संपूर्णानंद जी कहते हैं आर्य है ना ये यूरेशिया से या आल्पस पर्वत से आए थे, आल्पस पर्वत से आए थे। कहते हैं पहले प्यारे बच्चों एशिया और यूरोप महाद्वीप एक होता था, एशिया प्लस यूरोप महाद्वीप एक होता था, इसे यूरेशिया कहा जाता था। तो स्वामी संपूर्णानंद जी ने कहा था ये कहां से आए थे, ये मतलब स्वामी संपूर्णानंद जी कहते हैं ये मतलब यूरेशिया से आए थे या आल्पस पर्वत से आए थे। यूरा जैसे एशिया यूरोप को कौन सा पर्वत अलग करता है, यूराल पर्वत अलग करता है। साइड में हट गया नीनू जी, आप देख सकते हो। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार सुमेरु पर्वत से आए थे, उत्तरी ध्रुव से या आर्कटिक प्रदेश से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार ये तिब्बत से आए थे। संपूर्णानंद जी के अनुसार यूरेशिया या आल्पस पर्वत से आए थे। लेकिन जो सबसे अधिक मान्य मत है तो आर्य कहां से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। ये क्वेश्चन रट लो, सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, इसको 5 स्टार क्वेश्चन की श्रेणी में डाल लो। आर्य कहां से आए थे, आर्य मध्य एशिया से आए थे। बाबर भी भारत में कहां से आया था, मध्य एशिया, फरंगना में बाबर का 1483 ईस्वी में जन्म हुआ और 1494 में ना उमर शेख मिर्जा बाबर के पिता की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी और 1494 में बाबर क्या बना था, राजा बना था। तो ये याद कर लेना। ये प्यारे बच्चों आर्यों की उत्पत्ति के सिद्धांत से क्वेश्चन पक्के आएंगे, इनको आप अच्छे से नोट कर लो। बाल गंगाधर तिलक सुमेरु पर्वत, उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं तिब्बत से आए थे। स्वामी संपूर्णानंद कहते हैं यूरेशिया या आल्पस पर्वत से आए थे। और मैक्स मुलर कहता है ये मध्य एशिया से आए थे। हाँ, आर्यों के मूल निवास मध्य एशिया को माना जाता है मैक्स मुलर के अनुसार। सुनीता जी बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो ये आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा। आज क्लास में थोड़ी मक्खियां डिस्टर्ब कर रही है बोर्ड को, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना प्यारे बच्चों। अब कहते हैं कि वैदिक सभ्यता है ना, मैंने आपको बताया है कि वैदिक सभ्यता है ना, ठीक है। वैदिक सभ्यता गुरुजी कौन सी है, जो सभ्यता है ना हमें 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक मिली है, ये कौन सी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है। तो वैदिक सभ्यता है ना प्यारे बच्चों, इसके ना हमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है, और इसके पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं। पुरातात्विक साक्ष्य वो होते हैं कि कोई चीज हमें मिल गई है, कोई कुल्हाड़ी मिल गई है, खोपड़ी मिल गई है, उनको पुरातात्विक और लिखित जो लिखे हुए हैं तो इनका लिखित साक्ष्य पूछा जाता है। एक बोगाज कोई, ये पेपर में पक्का आता है, बोगाज कोई अभिलेख मिला है। और बोगाज कोई अभिलेख है ना, ये हमें कहां से मिला है, मध्य एशिया से मिला है। और ये अभिलेख है ना कब का बताया जाता है, 1400 ईसा पूर्व का बताया जाता है। और इस बोगाज कोई अभिलेख में ना उन देवताओं का वर्णन था जो हमारे ऋग्वेद में माने जाते हैं, जैसे इंद्र हो गया, वरुण हो गया, नसाते। ये पेपर में पूछा गया था प्यारे बच्चों एक एग्जाम में, इंद्र, वरुण, मित्र और नसाते, ये पेपर में आया था। इंद्र, वरुण, मित्र और नसाते, यानी हिंदू देवी देवताओं का इसमें क्या मिला था, वर्णन मिला था। तो इंद्र, वरुण, मित्र और नसाते। एक बोगाज कोई अभिलेख मध्य एशिया से मिला है 1400 ईसा पूर्व। और मैंने बताया सिंध, ये जो वैदिक सभ्यता ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व थी। तो इसी के दौरान बोगाज कोई अभिलेख मिला है मध्य एशिया से। और इस अभिलेख में ना इंद्र, वरुण, मित्र और नसाते देवताओं का वर्णन था। और यही ऋग्वेद के प्रमुख देवता माने जाते हैं। इसीलिए मैक्स मुलर का सिद्धांत है ना वो सही माना जाता है। आर्य कहां से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। एक ईरान की पुस्तक है जेंदा अवेस्ता, ये भी पेपर में आ सकता है। ईरान की जेंदा अवेस्ता, ये पेपर में पूछा गया था। जेंदा अवेस्ता ईरान की एक पुस्तक मिली है, जेंदा वेस्ता। जेंदा वेस्ता से भी मतलब
हमें किसके से ये वैदिक सभ्यता के एक पते पे मिलता है? तो ईरान की पुस्तक जिंदावेस्ता से भी हमें किसका पता चलता है? तो वैदिक सभ्यता का पता चलता है। दोबारा बताता हूँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है। वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व है, दो पार्टों में है। पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई तो उसे ऋग्वेदिक काल कहा जाता है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व है। और सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की जिस काल में रचना हुई उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर क्या रहेगा? 600। इंद्र वरुण के बाद नसाते रहेगा। क्या रहेगा? नसाते। ये भी कोई देवता हुआ करते थे, इंद्र वरुण मित्र। इंद्र वरुण मित्र के बाद इंद्र वरुण मित्र नसाते, तीन देवताओं का सुनीता जी इसमें 4 देवताओं का वर्णन मिलता है। तो ये तो थे हमारे लिखित में स्त्रोत है। वैसे ऋग्वेद भी इसका लिखित स्त्रोत में काउंट होगा, ठीक है। और इसमें ना पूछा गया था कि एक है ना पूर्व वैदिक काल का ना गौरीय मृदु भांड मिला है। पूर्व वैदिक काल से संबंधित है ना, पूर्व वैदिक काल से संबंधित कौन सा मृदु भांड मिला है प्यारे बच्चों? गौरीय मृदु भांड मिला है। मृदु भांड है ना मिट्टी का एक ऐसा बर्तन होता है। और उत्तर वैदिक काल का ना साक्ष्य किस में मिला है? तो एक चित्रित दूसर मृदु भांड मिला है। उत्तर वैदिक काल का साक्ष्य कहां से मिला है? चित्रित दूसर मृदु भांड। चित्रित दूसर मृदु भांड है ना, वो किसके बारे में बताता है? हमें उत्तर वैदिक काल के बारे में। कौन सा मृदु भांड बताता है? चित्रित दूसर मृदु भांड। ये कुछ भी नहीं है। देखो, वो पूर्व वैदिक काल का पूछे तो गौरीय मृदु भांड, उत्तर वैदिक काल का पूछे तो चित्रित दूसर मृदु भांड। और ये क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य है। लिखित में पूछे तो बोगाज कोई अभिलेख हो गया और ईरान की जिंदावेस्ता पुस्तक हो गई। और लिखित साक्ष्य में पूछे ना तो आपका ऋग्वेद हो गया, ठीक है, ऋग्वेद हो गया। ये भी लिखित साक्ष्य में होगा। और ऋग्वेद है ना, ये पेपर में आता है प्यारे बच्चों। एक बार ऋग्वेद का ना संकलन पूछा था महर्षि वेदव्यास और कृष्ण द्वैपायन ने। इसका संकलन पूछा था, किसने किया था? महर्षि वेदव्यास और कृष्ण द्वैपायन ने इनका क्या किया था? संकलनकर्ता कौन थे ऋग्वेद के? महर्षि वेदव्यास और कृष्ण द्वैपायन। तो ऋग्वेद भी है ना वैदिक सभ्यता के किस में रहेगा? लिखित साक्ष्य में रहेगा। अनुराधा जी वेलकम। तो ऋग्वेद भी है ना ये वैदिक सभ्यता के किस साक्ष्य में रहेगा? लिखित साक्ष्य में रहेगा। पूर्व वैदिक काल में गौरीय मृदु भांड मिला है, उत्तर वैदिक काल में चित्रित दूसर मृदु भांड मिला है। और ऋग्वेद ये इसके संकलनकर्ता महर्षि वेदव्यास और कृष्ण द्वैपायन को माना जाता है। अब ऋग्वेद में है ना प्यारे बच्चों, ये पेपर में आता है, ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में ना कितने मंडल रहेंगे? 10 मंडल रहेंगे। कितने मंडल रहेंगे? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में प्यारे बच्चों कितने मंडल रहेंगे? 10 मंडल ऋग्वेद में रहेंगे। और इसका जो पहला और 10वां, एक तो पहला और एक 10वां, ये सबसे क्या रहेंगे? नया मंडल है। और बच्चे है ना नया 10वें को मानेंगे तो पहला मंडल है ना, वैसे पहला सबसे पुराना होना चाहिए, तो इसका पहला मंडल और 10वां मंडल है ना वो क्या माना जाता है? सबसे नया मंडल माना जाता है। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल सबसे नया मंडल माना जाता है। एक बार तीसरे मंडल से क्वेश्चन आया था। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ना, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका वर्णन रहेगा? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्यारे बच्चों गायत्री मंत्र का वर्णन रहेगा। गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का क्या रहेगा? वर्णन रहेगा। जो किसने लिखने का काम किया था? विश्वामित्र जी ने लिखने का क्या किया था? काम किया था। ये पेपर में पक्का पूछा जाता है। और ऋग्वेद का ना 7वें मंडल में ना 10 राजयुद्ध का क्वेश्चन पूछा था। 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में किसका वर्णन रहेगा? तो 7वें मंडल में प्यारे बच्चों 10 राज युद्ध का वर्णन रहेगा। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन है। जो कितने राजाओं के बीच में लड़ा गया था? 10 राजाओं के बीच में लड़ा गया। और पेपर में आएगा किस नदी के किनारे लड़ा गया? पुरुषणी नदी के किनारे लड़ा गया। और पुरुषणी नदी को किस नाम से जाना जाता है? रावी नदी के नाम से जाना जाता है। और कहते हैं ये युद्ध है ना किस राजा ने जीता था? एक भरतवंशी राजा होता था, इसका वंश पूछा गया था। भरतवंशी राजा सुदास ने
10 राजयुद्ध को जीतने का क्या किया था, काम किया था। तो ये पेपर में आएगा। ऋग्वेद का सारे मंडल है ना, जब मैं प्यारे बच्चों आपको एक लेक्चर पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल एक ही लेक्चर में मैं करवा दूंगा, ठीक है, तो वहां पर आप कंपेयर भी कर पाओगे कि दोनों में डिफरेंस है क्या था। क्योंकि पहले में ना जो बल्ली नामक कर होगा वो अपनी इच्छा से दिया जाता था। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई और लोहे की खोज ने ना पूरी सभ्यता को बदल कर रख दिया। तो ऋग्वेद के पहला और 10वां मंडल नया है। 30वें मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है जो विश्वामित्र जी ने लिखा। 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन है जो 10 राजाओं के बीच में लड़ा गया और पुरुषणी नदी रावी नदी के किनारे लड़ा गया और इस युद्ध को राजा सुदास ने जीता। ये पेपर में आएगा। राजा सुदास किस वंश का राजा था, तो राजा सुदास है ना भरत वंशी राजा होता था। कैसा राजा होता था, भरत वंशी राजा हुआ करता था, राजा सुदास हुआ करता था। अब आगामी एग्जाम में यहां से और क्या क्वेश्चन आएंगे, तो ऋग्वेद के ना आपसे पूछेगा 9वें मंडल में, और ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका वर्णन है, तो ऋग्वेद के प्यारे बच्चों 9वें मंडल में ना ये पेपर में आपसे पक्का पूछा जाएगा कि सोमरस का वर्णन किस मंडल में रहेगा। तो सोमरस का वर्णन है ना किस में रहेगा, 9वें मंडल में किसका वर्णन रहेगा प्यारे बच्चों, 9वें मंडल में सोम रस का क्या रहेगा, वर्णन रहेगा। सोमरस है ना, ये कहते हैं प्यारे बच्चों सोम नामक वनस्पति से निकलता था, वनस्पति से निकलता था। और कहते हैं प्यारे बच्चों आज भी है ना, आप किसी शराबी के पास जाओगे ना और उसको कहेगा कि भाई शराब पी रहा है ना, और वो शराबी पड़ा हुआ ना कहे आपसे, ये पक्का कहेगा कि मैं शराब नहीं भाई मैं सोम रस पी रहा हूं। और कहते हैं जब राजा महाराजाओं की शादी हुआ करती थी ना, तो वो सोम रस का क्या किया करते थे, पान किया करते थे। और आज भी प्यारे बच्चों शादियों में इसी सोमरस का पान किया जाता है। और बाद में तो चाहे जनरेटर चला दो, पहले तो डीजे पे भी नहीं नाचा जाता और बाद में जनरेटर चला दो, ये उसी सोमरस को कहा जाता है। तो ये इस ऋग्वेद में भी प्यारे बच्चों इसका क्या रहेगा, वर्णन रहेगा। ऋग्वेद में ना इसको क्या कहा जाता था, सोमरस कहा जाता था। आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पक्का आएगा। 9वें मंडल में सोमरस का वर्णन रहेगा और ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका वर्णन है प्यारे बच्चों, वर्ण व्यवस्था का वर्णन रहेगा। वर्ण व्यवस्था का वर्णन किस मंडल में है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका वर्णन रहेगा, वर्ण व्यवस्था का वर्णन रहेगा। लेकिन ये वर्ण व्यवस्था है प्यारे बच्चों, ये है ना कर्म आधारित होती थी, ना कि जाति आधारित होती थी। ये याद कर लेना, ये वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित होती थी, ना कि क्या होती थी, जाति आधारित होती थी। आजकल हमारी वर्ण व्यवस्था जाति आधारित होती है कि कोई कुमार का बेटा आगे चलकर कुमार बनेगा, लेकिन ऋग्वेद में ऐसा नहीं था। एक जगह से ऐसे प्यारे बच्चों चीजें मिली है जिसमें एक बाप के 4 बेटे थे, वो 4 अलग अलग वर्णों से संबंधित थे। उस पिता का बड़ा बेटा पूजा पाठ करता था, वो ब्राह्मण था। एक बेटा व्यापार करता था, वो वैश्य होता था। और एक बेटा है ना युद्ध लड़ता था, वो क्षत्रिय होता था। एक बेटा दूसरों की सेवा करता था, तो वो कौन सा होता था, शूद्र होता था। तो एक परिवार में 4 धर्मों के लोग रह सकते थे, ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये पेपर में पक्का आता है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें वर्ण व्यवस्था का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। 9वें मंडल में हमें सोम रस का वर्णन मिलता है। 7वें मंडल में हमें 10 राज युद्ध का वर्णन मिलता है जो राजा सुदास के बीच में लड़ा गया। किस नदी के किनारे लड़ा गया था, पुरुषणी। कमेंट रिफ्रेश करना सर, पुरुषणी नदी के किनारे लड़ा गया था। तो ये भी प्यारे बच्चों आपका क्या रहेगा, लिखित साक्ष्य में रहेगा। जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना, मैंने उनको क्या किया है प्यारे बच्चों, शॉर्ट लिस्टेड किए हैं। आगामी एग्जाम में भी आएगा। ऋग्वेद के बाद एक सामवेद है, सामवेद है, ठीक है। कहते हैं ऋग्वेद में जिन मंत्रों को ना, मंत्रों को, ठीक है, जिन मंत्रों को मतलब गाया जा सकता था ना, वो किस में आ गए, सामवेद में आ गए। ऋग्वेद में कुछ ऐसे मंत्र थे जिन्हें पढ़ा नहीं गया, गाया गया, तो वो सामवेद में आ गए। और सामवेद की रचना है ना उत्तर वैदिक काल में हुई है। किस काल में हुई है, उत्तर वैदिक काल। यानी सामवेद है ना, ये 1000 ईसा पूर्व से लेकर
600 ईसा पूर्व के बीच में किसकी रचना हुई है? सामवेद की रचना हुई है। ठीक है, तो सामवेद में जो मंत्र ऋग्वेद में गाए जा चुके थे वो सामवेद में आएंगे। हाँ, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस होता था। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू नीतू जी। ठीक है, सामवेद में ये सामवेद को ना प्यारे बच्चों संगीत का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता था। सामवेद को किसका जनक कहा जाता था? संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता था? संगीत का जनक है। सामवेद को संगीत का क्या माना जाता है? जनक कहा जाता है। जैसे सारे गा मा पा, सारे गा मा पा निसा, इसका वर्णन भी हमें सामवेद में मिलता है। और सारे गा मा पा के अवशेष है ना हरियाणा में अगरवा से मिले थे। कौन सी शताब्दी में? 9वीं शताब्दी में। और ये संगीत की जो विधा है ना, इस विधा को क्या कहा जाता है? शास्त्रीय संगीत कहा जाता है। कौन सा संगीत कहा जाता है? शास्त्रीय संगीत कहा जाता है। तो संगीत का जनक कौन सा वेद माना जाता है? सामवेद माना जाता है। और एक प्यारे बच्चों यजुर्वेद है, यजुर्वेद है। कहते हैं इस वेद में यज्ञ एवं अनुष्ठान का वर्णन मिलता है। यज्ञ एवं अनुष्ठान का वर्णन किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। और यजुर्वेद में ना जो स्वा है ना, कहते हैं उसकी जैसे आप है ना यज्ञ करते हो, आप स्वा बोलते हो, तो इस स्वा शब्द की उत्पत्ति किस वेद से मानी जाती है? यजुर्वेद से मानी जाती है। ये क्वेश्चन रट लेना प्यारे बच्चों, पक्का आएगा। ऐसा कौन सा वेद था जो पद्य एवं गद्य दोनों में है? पद्य एवं गद्य दोनों में मिलेगा, तो ये यजुर्वेद रहेगा। जैसे हम पढ़ा करते थे प्रस्तुत पद्यांश राम वृक्ष बेनीपुरी की नींव की ईंट से लिया गया है, या प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश कविता, गद्यांश मतलब ये चीजें क्या होती है प्यारे बच्चों? ये पद्य ये गाया भी जा सकता है, पढ़ा भी, यानी कविता के फॉर्म में भी है। तो ये एकमात्र ऐसा वेद है प्यारे बच्चों जो पद्य में भी रहेगा और गद्य में भी रहेगा। आशा जी जय मां सरस्वती की। राजश्रू यज्ञ, ये सुनीता जी सारी चीजें आएंगे इसमें। ठीक है, तो यजुर्वेद में यज्ञ एवं अनुष्ठान का वर्णन मिलता है। ये सारे यज्ञ बताऊंगा, कौन सा राजसु यज्ञ होता था, कौन सा अश्वमेघ यज्ञ होता था, कौन सा शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था, कौन सा दूसरों को जीतने के लिए होता था, वो सारे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यज्ञ एवं अनुष्ठान का वर्णन मिलता है। और इसमें यजुर्वेद में पद्य एवं गद्य में लिखा गया है। और एक रहेगा अथर्ववेद। प्यारे बच्चों ये पेपर में पक्का आता है। अथर्ववेद में किसका वर्णन है? जादू टोनों का वर्णन है। अथर्ववेद में किसका वर्णन मिलेगा? जादू टोनों का क्या मिलेगा? वर्णन मिलेगा। या आप कहोगे वशीकरण, वशीकरण का वर्णन किस में मिलेगा? अथर्ववेद में जादू टोनों का या वशीकरण का क्या मिलेगा? वर्णन मिलेगा। किस वेद में मिलेगा? अथर्ववेद में मिलेगा। जादू टोने आज भी होते हैं प्यारे बच्चों। अगर आपको पता नहीं है ना, आप किसी चौराहे पर सुबह सुबह जाना, वहां पर आपको एक मटका मिलेगा और मटके के अंदर है ना कुछ शाम को लेने वाली शायद दवाई भी मिल सकती है और कुछ है ना मिठाई वगैरह भी मिल जाती है। गांव में ना कई ऐसे लोग होते हैं, वेट करते हैं, सुबह उठकर 4 बजे जाते हैं, क्या कोई मटका आया हुआ है? तो उनका ना कोई मतलब कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ऐसी सोच रखने वालों का डेली मिठाई लाते हैं और शाम को दवाई भी उनको मिल जाती है। और कई हम है ना उसके अगर वहां पर मटका पड़ा हुआ है ना, हम उससे ना कम से कम 20 कदम साइड से टिपेंगे, कहीं इस मटके की हवा भी हमें ना लग जाए। तो ये चीजें हैं जो मानोगे तो सारी चीजें होती है, नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं होता है। और प्यारे बच्चों अगर भगवान है तो शैतान भी है, ये चीजें होती है। ठीक है, परमात्मा करे बस किसी को दिखाई ना दे। तो ये जादू टोना, वशीकरण, ये सारी चीजें होती है। जादू टोना बंगाल साइड है ना ज्यादा होता है, आपको पता तो होता है लेकिन गौर नहीं करते। आप है ना बस में जब भी बैठोगे ना, सबसे ज्यादा विज्ञापन इन्हीं बंगाली बाबाओं के आपको मिलेंगे। बस में जब बैठोगे ना, आजकल तो बस में यात्रा नहीं की, पहले करते थे ना तब यही देखते थे कि मात्र 100 रुपए में लड़की आपके कदमों में आ गिरेगी, मात्र 100 रुपए में सौतन से छुटकारा पाए, मात्र 100 रुपए में दबा हुआ खजाना दिखाई देगा।
और मात्र 100 रुपए में ना आप करोड़पति हो जाओगे। तो प्यारे बच्चों उनको कह दे कि दबा हुआ खजाना दिखाई देगा तो तू खुद निकाल लेना, 100 रुपए क्यों ले रहा है हमसे, ठीक है। लड़की कदमों में आ गिरेगी और हरियाणा वाले फीलिंग में फोन पे किए जा रहे हैं और बाबा बाद में दिखाई नहीं देगा। आई थिंक आज भी ज्यादातर अथर्ववेद का ही यूज होता है। बिल्कुल होता है आशा जी। गजेंद्र सर ये वैदिक पीरियड आज इस क्लास में फिनिश हो जाएगा क्या? प्यारे बच्चों पहले ना कंसेप्ट समझो, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है, दो अलग अलग काल है, ठीक है। वैदिक काल में ऋग्वेद का सारा हमें पढ़ना है, उत्तर वैदिक काल में हमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद पढ़ना है। तो 2 लेक्चर में ये वीडियो खत्म होगी, एक में करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। देख जैसे मैंने सिंधु सभ्यता का एक पार्ट में आपको बेस क्लियर करवा दिया, अगले पार्ट में मैंने सारा करवा दिया। आज आपका अगर बेस क्लियर कर गया, इसमें आपको बताना है सभा भी, सभा क्या होती है, समिति क्या होती है, गण क्या होते हैं, ये सारी चीजें है ना, ये आपको समझनी होगी। पहले ये चीजें समझते जाओ। अथर्ववेद में किसका वर्णन मिलेगा? जादू टोनों का वर्णन मिलेगा, वशीकरण का वर्णन मिलेगा। और अथर्ववेद को प्यारे बच्चों ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। अथर्ववेद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अथर्ववेद को हम ब्रह्म वेद के नाम से भी जानते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अथर्ववेद को हम किस नाम से जानते हैं? तो अथर्ववेद को ब्रह्म वेद के नाम से। नीतू जी गुड आफ्टरनून, मैं ठीक हूँ गुड़िया, आप बताओ कैसे हो? ठीक है, तो इसको ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। अब एक है ना, आपको टेबल बनानी है प्यारे बच्चों, एक टेबल से ना सारी चीजें, पहले है ना कि उसमें पाठ करने वाले को क्या कहा जाता है। जैसे ऋग्वेद हो गया, ठीक है, एक यहाँ पे सामवेद हो गया, ठीक है, एक यहाँ पे यजुर्वेद हो गया, एक यहाँ पे अथर्ववेद हो गया, ठीक है। ये तो सबसे पहले आप क्या लिख सकते हो, एक टेबल में वेदों के क्या लिख सकते हो, नाम लिख सकते हो। फिर उन वेदों को गाने वाले का नाम क्या था, जो वेदों का पाठ किया करता था उसको क्या कहते हैं। यहां से भी प्यारे बच्चों क्वेश्चन पक्के आएंगे, ठीक है। और बाद में उसका वेदांग कौन सा, उपवेद कौन सा होता था, उपवेद कौन सा होता था, वेदों का क्या होता था, उपवेद होता था। एक बार पूछा गया था उपनिषद और आरण्यक, उपनिषद, ठीक है, जंगलों में जो रचना, उपनिषद कौन सा था, एक आरण्यक, ठीक है, आरण्यक, ठीक है। ये चीजें है ना आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ऋग्वेद का आरण्यक क्या होता था, ऋग्वेद का आरण्यक क्या होता था, ये सारी चीजें है ना आपसे आगामी एग्जामों में पक्की पूछी जाएगी, ठीक है। तो ऋग्वेद में जो पाठ करने वाला था ना उसको होत्री कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ये पेपर में बहुत बार आ गया कि सबसे पुराना वेद कौन सा रहेगा। तो सबसे सर स्टार्टिंग के बारे में एक बात बता, हाँ लास्ट में मैं बता दूंगा नीतू जी, लास्ट में ना जब मैं इस टॉपिक को रिवाइज करवाऊंगा ना तो सारी चीजें आपको मैं रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। तो ऋग्वेद में जो ऋग्वेद है ना ये सबसे पुराना वेद है, इसमें हरियाणा का भी वर्णन मिलता है। और ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा जाता था, रज हरियाणा के नाम से ऋग्वेद में हरियाणा को जाना जाता था। ये आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो ऋग्वेद में ना क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो ऋग्वेद में ना आपको जो पाठ करने वाले को क्या कहा गया था, होत्री कहा गया था। क्या कहा गया था, होत्री। और कहते हैं उद्गाता, सामवेद वाले को पाठ करने वाले को उद्गाता कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ये होत्री और उद्गाता क्वेश्चन आ गया। यजुर्वेद में पाठ करने वाले को आया था अधर्व्यू कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अधर्व्यू, अधर्व्यू कहा जाता था। और इसमें ना पाठ करने वाले को अथर्ववेद में ब्रह्मा कहा जाता था और इसीलिए अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। देखो ऋग्वेद में पाठ करने वाला क्या होगा, होत्री होगा, और सामवेद में पाठ करने वाला उद्गाता होगा, और जो यजुर्वेद में पाठ करने वाला कौन होगा, यजुर्वेद में पाठ करने वाले को क्या कहा जाता था, उसको अधर्व्यू कहा जाता था। और अथर्ववेद में पाठ करने वाले को ब्रह्मा कहा जाता था, इसीलिए इसको ब्रह्म वेद कहा जाता है। अब प्यारे बच्चों ऋग्वेद का उपवेद पूछा गया था, तो ऋग्वेद का उपवेद है ना इसे आयुर्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद के उपवेद को क्या कहा जाता था, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा प्यारे बच्चों। ऋग्वेद के उपवेद को क्या कहा जाता था, आयुर्वेद कहा जाता था। और सामवेद के उपवेद को गंधर्व वेद कहा जाता था। क्या कहा जाता, गंधर्व वेद कहा जाता था, ठीक है।
और यजुर्वेद के उपवेद का एक बार क्वेश्चन आया था, धनुर्वेद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? धनुर्वेद कहा जाता था। और इसको अथर्ववेद को क्या कहा जाता था? शिल्प वेद कहा जाता था। ये भी पेपर में आता है। देखो दोबारा बताता हूँ। ऋग्वेद में पाठ करने वाला क्या था? होत्री कहा जाता था। और सामवेद में पाठ करने वाले को उद्गाता कहा जाता था। और यजुर्वेद में अध्वर्यु कहा जाता था। और अथर्ववेद में ब्रह्मा कहा जाता था। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा रहेगा? आयुर्वेद रहेगा। सामवेद का गंधर्व वेद रहेगा। और यजुर्वेद का जो धनुर्वेद रहेगा। और अथर्ववेद का ब्रह्म वेद रहेगा। इस हिसाब से याद करो, आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद, शिल्प वेद। और इस हिसाब से याद करो, होत्री, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा। इस हिसाब से आप याद करो, चीजें आप याद कर लोगे। ठीक है। उपनिषद होता है कि मतलब प्यारे बच्चों, गुरु के पास बैठकर जो रचना की जाती थी ना, ठीक है, उपनिषद आरण्यक के जंगलों में जो रचना की जाती थी उनको आरण्यक कहा जाता था। तो ऋग्वेद का उपनिषद पूछा था, एतेरे ब्राह्मण को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एतेरे ब्राह्मण है ना, इसका क्या रहेगा? उपनिषद रहेगा। और सामवेद का ते रे ब्राह्मण, तेतरे ब्राह्मण है ना, किसका उपनिषद रहेगा? सामवेद का उपनिषद रहेगा। एक है छांदोग्य। सर प्लीज थोड़ा सा बड़ा लिखो। ठीक है भारती शर्मा जी, मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा तब लिख दूंगा। ठीक है। एक इसको छांदोग्य कहा जाता है, दोबारा करवा देता हूं, छांदोग्य। ठीक है। इसको सामवेद के मतलब क्या कहा जाता था? सामवेद वाले को क्या कहा जाता था? छांदोग्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? छांदोग्य कहा जाता था। और इसके यजुर्वेद के इसको क्या कहा जाता था? तेतरे कहा जाता था। और इसको मुंडक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुंडक कहा जाता था। ये आगामी एग्जाम में आएगा। उपनिषद अब मैं दोबारा याद करा दूंगा। ठीक है। ऋग्वेद में एक ऋग्वेद, एक सामवेद, एक यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में जो पाठ करेगा होत्री कहलाएगा। सामवेद में उद्गाता कहलाएगा। और यजुर्वेद में अध्वर्यु कहलाएगा। और जो अंतिम अथर्ववेद है उसके में ब्रह्मा कहलाएगा। अब बात आती है इनके उपवेद कौन कौन से हैं। तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद हो जाएगा। और सामवेद का गंधर्व वेद हो जाएगा। यजुर्वेद का अथर्ववेद हो जाएगा। और जो यजुर्वेद है उसका धनुर्वेद हो जाएगा। और अथर्ववेद है उसका शिल्प वेद हो जाएगा। एक का एतेरे ब्राह्मण, एक का छांदोग्य, और एक का तेतरे, और एक का मुंडक हो जाएगा। ये टेबल याद करना है। और इसका आरण्यक के पूछे तो इसका एतेरे हो जाएगा, एतेरे हो जाएगा। इसका पूछे तो छांदोग्य हो जाएगा। और इसका पूछे तो तेतेरे हो जाएगा। और इसका कोई आरण्यक के नहीं है। तो ये टेबल याद कर लेना प्यारे बच्चों। इस टेबल से क्वेश्चन आगामी एग्जाम में मैं आपको बनते हुए दिखा दूंगा। केवल ये टेबल आप याद कर लोगे ना तो भी आपका बहुत बड़ा इसमें एडवांटेज है। ये पेपर में पक्का आएगा। इस टेबल से क्वेश्चन आएगा कि ऋग्वेद में पाठ करने वाले को क्या कहा जाता था, यजुर्वेद में क्या कहा जाता था, अथर्ववेद में और सामवेद में। देखो ऋग्वेद में होत्री, सामवेद में उद्गाता, ठीक है, और यजुर्वेद में अध्वर्यु, और आपका अंतिम बच गया अथर्ववेद बच गया, उसमें ब्रह्मा कहा जाता था। पाठ करने वाले को क्या कहा जाता था? ब्रह्मा कहा जाता था। सर जी आप बहुत ही ज्यादा अच्छा पढ़ाते हो, इसलिए मैंने आपकी एक बार किए। थैंक यू आशा जी, थैंक यू। ये आप सभी का प्यार है बच्चों। ठीक है। तो ये ना लास्ट में सारा याद करा दूंगा। एक का उपवेद आयुर्वेद है, एक का गंधर्व वेद है, एक का धनुर्वेद है, और एक का जो शिल्प वेद है। ठीक है। एक का एतेरे ब्राह्मण, और छांदोग्य, तेतेरे ब्राह्मण, मुंडक। ये सारा का सारा है ना इस टेबल के इर्द गिर्द घूमेगा। इस टेबल से भी प्यारे बच्चों 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को पक्के मिलेंगे। केवल इस टेबल को भी आप याद कर लोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलने वाली है। केवल इस टेबल को पढ़ने से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन है ठीक हो जाएंगे। मैं तो कहता हूं इस टेबल को आप घोट कर पी जाओ। इस टेबल से 101% आपके एग्जामों में क्या बनेंगे? क्वेश्चन बनेंगे। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है आज तक जहां से इस टेबल से क्वेश्चन ना आए हो। ये टेबल आपको हर हाल में रट कर जाना है। ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद क्या है? ये सबसे
पुराना वेद रहेगा। और इसकी रचना किस काल में हुई थी? पूर्व वैदिक काल में हुई थी, इसलिए पूर्व वैदिक काल को ऋग्वेद काल कहा जाता है। सामवेद को किसका जनक कहा जाता है? संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञ एवं अनुष्ठान का वर्णन मिलता है। और जादू टोनों का वर्णन किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में जादू टोनों का वर्णन मिलता है। याद करना, देखो टेबल को इस फॉर्म में याद करो, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, फिर होत्री, उदगाता, अधर्व्यू, बर्मा। ठीक है, फिर इस टेबल पे आ जाओ, उपवेद, आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद, शिल्प वेद। फिर उस पे आ जाओ एतेरे ब्राह्मण, छांदोग्य, तेतेरे, मुंडक। फिर उस पे आ जाओ एतेरे, छांदोग्य और तेतेरे, और उसका लास्ट का कोई नहीं था। तो इस प्रकार से आप चीजों को पढ़ोगे ना, 101% प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चन सही होंगे। सर भारती शर्मा जी ट्रिक है ना? ट्रिक भूल जाओगे, ये ट्रिक है ना, वैसे आपको बनोगे तो भूल जाओगे। ऐसे टेबल को ना सीक्वेंस में याद करोगे ना तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे वो पूछेगा कौन सी विदेशी कंपनियां भारत आई, तो एक टेबल होती है। 1498 में पुर्तगाली आए थे, 1596 में डेनमार्क वाले आए थे, 16 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, और 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और 1664 में कौन आए थे? फ्रांसीसी भारत आए थे। तो ये क्रम होता है, क्रम से याद करोगे ना सारी चीजें याद हो जाएगी। हो गए याद सर? सुनीता थैंक यू। एक क्रम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, फिर होत्री, उदगाता, ठीक है, और अधर्व्यू, और आपका जो हो गया ब्रह्म हो गया। ठीक है, फिर इनके उपवेद पूछोगे तो आयुर्वेद हो गया। ठीक है, आयुर्वेद के गंधर्व हो गया, धनुर्वेद हो गया, शिल्प वेद हो गया, फिर एतेरे ब्राह्मण हो गया, छांदोक्य हो गया, तेतेरे ब्राह्मण हो गया, मुंडक हो गया, एतेरे ब्राह्मण हो गया, जो छांदोग्य हो गया, तेतेरे हो गया, और लास्ट वाले का कोई आर्णक नहीं है। याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये नाम है ना, ये नाम अजीब होते हैं, इसलिए आप इन चीजों को याद करना भूल जाते हैं। नाम पर मत जाइए, काम को देखिए। टेबल को याद करना, एक सीक्वेंस में टेबल को याद करना सीखिए। सही कर रहे हो आप सर, थैंक यू नीतू जी। तो आज हमने कौन सा काल पढ़ा? वैदिक काल। वैदिक काल, वैदिक सभ्यता के जनक आर्यों को कहा गया। वैदिक सभ्यता का पालना हरियाणा को कहा जाता है। और वैदिक शब्द संस्कृत, जो वैदिक सभ्यता के जनक आर्य थे, आर्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है, और जिसको संस्कृत में इसको क्या कहा जाता है? श्रेष्ठ कहा जाता है। आर्यों की उत्पत्ति का सिद्धांत है ना, मैक्स मुलर ने कहा था, मध्य एशिया से आए थे। संपूर्णानंद ने कहा था आल्पस पर्वत से आए थे, या आपका जो यूरेशिया से आए थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत बताया। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं सुमेरु पर्वत से आए थे, आर्कटिक प्रदेश से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे। लेकिन मध्य एशिया से मैक्स मुलर ने माना ये उत्पत्ति का सिद्धांत था। और इनसे रिलेटेड है ना, अगर पूछे इस आर्यों ने आकर किसको हराया? अनार्यों को हराने का काम किया। सर ज्योग्राफी की क्लास लाइव होती है क्या? हमें तो ये सुबह सुबह होती है, सुबह सुबह। ये 1-2 दिन ना लाइट नहीं चल रही है ना प्यारे बच्चों, जैसे गांव में अभी लाइट है नहीं है, इसलिए शायद आपको अपलोड मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ना जल्द ही गांव में, आपको पता है ये सीजन चल रहा है ना गेहूं का, इस वजह से लाइव आपको नहीं मिल पा रही है। तो ये आपका प्यारे बच्चों ये लेक्चर है ना, आपके हर एग्जाम में आपको ये हेल्प करेगा। कल आज आपका बेस तैयार कर दिया है। कल है ना मैं एक है ना वैदिक काल की और उत्तर वैदिक काल दोनों एक पार्ट में करवा दूंगा, क्योंकि मैं एक तरफ वैदिक काल लिखूंगा, एक तरफ उत्तर वैदिक काल लिखूंगा। दोनों में आप कंपेयर करोगे ना तो आपको चीजें बड़ी आसानी से क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। ये टॉपिक है ना मैंने आपको आज करवाया था वैदिक काल, ताकि आपको एक आइडिया हो सके। ठीक है, आगे देखो एक कमेंट देखना सर। सर बायो और फिजिक्स की क्लास कब से लगेगी? हो बायो की क्लास कल लगी थी ना अजीत सर की? अच्छा, कल लाइट की वजह से नहीं लगी, कोई ना 10-1 क्लासें मैं अपलोड करवा देता हूँ। ठीक है, उनकी मतलब अगर लाइट ना भी रहे ना तो भी कोई दिक्कत है नहीं है। जैसे ज्योग्राफी की 10 क्लास अपलोड करवा देता हूँ और बाद में वो लाइव भी हो जाएगी, 10 उसकी करवा देता हूँ। और फिजिक्स की क्लास है ना, ये दीपाली मैडम, ये आप केमिस्ट्री कराते ही फिजिक्स करा देगी। ठीक है, आज का लेक्चर है। थैंक यू सुनीता जी। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। रीजनिंग की क्लास है ना, वो टाइम टेबल आपके हिसाब से चेक कर लेना।
मैं बात करता हूं, अगर नहीं लगी तो रीजनिंग की क्लास, ठीक है। बस 1-2 दिन में ना सारी की सारी क्लास हो जाएगी, क्योंकि गांव में लाइट की दिक्कत अभी भी चल रही है, गांव में स्टूडियो है, ठीक है, इसलिए जितने लाइव नहीं होती उतने मैं रिकॉर्डेड उनको कह दूंगा आप क्लास बना के रिकॉर्डेड अपलोड करवा दो। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही रहेगा, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, और किसी भी हालत में एजुकेशन को रुकने मत देना। वही बात है, दुनिया खैरियत नहीं हैसियत पूछने वाली है, देर से बनो, जरूर बनो। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, वो कहते हैं ना, लगता है मेरी नींद का चक्कर चल गया है किसी से, लगता है मेरी नींद का चक्कर चल गया है किसी से, आजकल गायब रहती है। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, और मैं प्रदीप कुमार आपके लिए एक और बेहतरीन लेक्चर लेकर आया हूं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। पिंकी जी, सुनीता जी, आरजू, नरगिस, सभी को नमस्ते, राम राम। आज हम है ना पूरा का पूरा प्यारे बच्चों, आज हम है ना आपका जो वैदिक काल आज आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज हम कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, वैदिक काल कंप्लीट कर लेंगे, और कल वैदिक काल का एक बेसिक लेक्चर आपको दे दिया। आज के काल में ना हम वैदिक काल है ना, ये कब से कब तक था, 1500 ईसा पूर्व से। कोई भी काम माँ सरस्वती का नाम लेके शुरू किया करो। 600 ईसा पूर्व था, और इसके दौरान है ना एक आया था पूर्व वैदिक काल। पूर्व क्या कहा जाता था उसको, पूर्व वैदिक काल कहा जाता था। और पूर्व वैदिक काल के बाद कौन सा वैदिक काल आया था, उत्तर वैदिक काल आया था, उत्तर वैदिक काल आया था। आज मैं ये दोनों काल आपको करवा दूंगा, 1500 ईसा पूर्व से लेकर जो 1000 ईसा पूर्व है ना, तो इस काल को ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है, और जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर जो 600 ईसा पूर्व है उसको उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई थी। सभी को राम राम, नमस्ते, ठीक है। तो ये सारा का सारा है ना चल जाएगी। कुलदीप, आप है ना ऐप को अपडेट कर लो, सारी चीजें चलेगी, ठीक है। आज हम है ना वैदिक, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल आपको कंप्लीट करवा दूंगा। आज हम पहले पढ़ेंगे प्यारे बच्चों पूर्व वैदिक काल। क्या पढ़ेंगे, पूर्व वैदिक काल पढ़ेंगे, पूर्व वैदिक काल, ठीक है। और पूर्व वैदिक काल को एग्जाम में आया था, अन्य किस नाम से जानते हैं इसको प्यारे बच्चों, ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं इसको ना, ऋग्वैदिक काल के नाम से भी पूर्व वैदिक काल को जानते हैं, क्योंकि इसमें किसकी रचना हुई थी, ऋग्वेद की क्या हुई थी, रचना हुई थी। इसका टेन्योर पूछेगा तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व इसका क्या रहेगा, टेन्योर रहेगा। और प्यारे बच्चों, इसमें ना अभी तक भी ना पूर्व वैदिक काल में किसकी खोज नहीं हुई थी, लोहे की खोज नहीं हुई थी। तो लोहा किस काल में आएगा, लोहा उत्तर वैदिक काल में आएगा। ये आगामी एग्जाम में पक्का आएगा कि लोहा किस काल में आएगा, तो लोहा है ना वो उत्तर वैदिक काल में क्या होगा, लोहे की खोज होगी। तो पूर्व वैदिक काल में ना कोई भी प्यारे बच्चों आप है ना मतलब जैसे कोई भी काल पढ़ो ना, उसका एक होता है प्यारे बच्चों सामाजिक जीवन होता है, ठीक है। एक होता है उसका राजनीतिक जीवन होता है, एक होता है उसका आर्थिक जीवन होता है, और एक होता है उस सभ्यता का धार्मिक जीवन होता है। अगर आप है ना इन चारों जीवन के बारे में देख लोगे ना प्यारे बच्चों, फिर आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी सभ्यता पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओम साईं राम, नवीन भाई। तो ये सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, ये सारे के सारे पढ़ लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले आज मैं पूर्व वैदिक काल का आपको कौन सा जीवन पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों, राजनीतिक जीवन पढ़ाऊंगा। कौन सा जीवन पढ़ाऊंगा, राजनीतिक जीवन पढ़ाऊंगा। राजनीति में क्या क्या चीजें होती थी, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों जो समाज की ना सबसे छोटी इकाई होती थी ना, समाज की, ये पेपर में आएगा, समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती थी, तो समाज की सबसे छोटी इकाई प्यारे बच्चों परिवार होता था। क्या होता था, परिवार होता था। और परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था, कुलुप कहा जाता था, कुलुप कहा जाता था। ये पेपर में आया है। और जो कुलुप मिलकर ना
किसका निर्माण करते थे? ग्राम का निर्माण करते थे। और ग्राम के मुखिया को ना ग्रामीणी कहा जाता था। और ग्राम मिलकर प्यारे बच्चों विष का निर्माण करते थे और विष के मुखिया को विष पति के नाम से जाना जाता था। और ये विष मिलकर निर्माण करते थे जन का, और जन के मुखिया को क्या कहा जाता था? राजन कहा जाता था। तो ये पेपर में प्यारे बच्चों पक्का आएगा। समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती थी? पूर्व वैदिक काल में परिवार होती थी। परिवार के मुखिया को कुलुप कहा जाता था। और कुलुप है ना, ये मिलकर ग्राम का निर्माण करते थे। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। फिर ग्राम मिलकर विष का निर्माण करते थे, इसके मुखिया को विषपति कहा जाता था। और फिर ये मिलकर विष मिलकर जन का निर्माण करते थे, जन के मुखिया को राजन कहा जाता था। तो प्यारे बच्चों ये जो राजा या राजन होता था ना, ये ना राजा या राजन होता था ना, ये उस टाइप का राजा नहीं था जैसे प्यारे बच्चों आप चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ते हो, अकबर को पढ़ते हो, औरंगजेब को पढ़ते हो, या सम्राट अशोक को पढ़ते हो। ये उस टाइप के राजा नहीं होते थे। ये क्या होता था, इन राजा की पावर क्या होती थी प्यारे बच्चों? कम होती थी। ये नाम मात्र के क्या होते थे? राजा होते थे। ये क्या होते थे? नाम मात्र। साइंस की क्लास कोई ना देखते हैं सुष्मिता सुशीला जी? सर मैथ वाली वीडियो पहले वाली ही है जो अपलोड हुई है, ठीक है। मैथ की लाइव भी चलती है प्यारे बच्चों, लाइव क्लास भी है और साथ में अपलोड भी है, दोनों चीजें इसमें दी गई है आपको, ठीक है। तो ये एक बार लास्ट में ना हम गजेंद्र जी सुशीला जी लास्ट में हम डिस्कस करेंगे ये चीजें, पहले टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैसा राजा नहीं होता था। तो राजा की सहायता के लिए ना 4 इकाइयां होती थी। एक राजा की सहायता के लिए प्यारे बच्चों एक सभा बनी होती थी, एक राजा की सहायता करने के लिए समिति बनी होती थी, एक राजा की सहायता करने के लिए विदत होता था, और एक राजा की सहायता करने के लिए क्या होता था? गण होता था। सभा, समिति, विदत और गण, ये पेपर में पूछा गया था। ये राजा की सहायता करने के लिए कई चीजें होती थी, विदत होता था और एक गण होता था। क्या होता था? गण होता था। अब प्यारे बच्चों ये राजा की इनका ना रोल ज्यादा होता था। अगर सपोज करो यार, अगर आप राजा हो और आपके टाइम में ना प्रशासन कोई और संभाले तो आपकी पावर ऑटोमेटिक क्या होगी? कम होगी। अगर सभा समिति की पावर ज्यादा होगी तो राजा की क्या होगी? कम होगी। तो वो पूछते हैं सभा किसकी होती थी? पढ़े लिखे जो लोग होते थे ना उनकी सभा होती थी। और समिति होती थी प्यारे बच्चों आम लोगों की होती थी, आम लोगों की या सभी की समिति होती थी। और ये पेपर में आएगा, इसमें ना महिलाओं को भी भाग लेने का, महिलाओं को भी क्या था? भाग लेने का क्या था? अधिकार था। तो धीरे धीरे प्यारे बच्चों आप ये पढ़ोगे ना, जैसे वैदिक काल होगा ना ये पितर सत्रात्मक होगा, और सिंधु सभ्यता थी वो मात्र सत्रात्मक थी। लेकिन ना पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की कहीं ना कहीं स्थिति क्या थी? ऊंची थी। महिलाएं है ना समिति में भाग लेगी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते महिलाओं को ना समिति और गण में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। समिति और विदत प्यारे बच्चों ये कहते हैं करों का क्या करती थी? बंटवारा करती थी। विदत किसका बंटवारा करती थी? करों का बंटवारा करती थी। और इसमें भी ना प्यारे बच्चों किसको? महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था। तो वो पेपर में पूछेगा कि पूर्व वैदिक काल में किन किन में महिलाएं भाग ले सकती थी? समिति में भी महिलाएं भाग ले सकती थी। और विदत है ना ये करों का बंटवारा करती थी, इसमें भी महिलाओं को भाग लेने का क्या होता था? अधिकार होता था। और जो गण है ना ये किसका होता था? कुलीन वर्ग का होता था। और कुलीन वर्ग का कौन सा होता था प्यारे बच्चों? गण होता था। ये चारों याद रख लेना। सभा पढ़े लिखे लोगों की होती थी, समिति आम लोगों की होती थी, महिलाओं को भी समिति में भाग लेने का अधिकार था। विदत क्या होता था? विदत है ना प्यारे बच्चों इसमें ये करों का बंटवारा किया करते थे। मैं बताऊंगा कर, एक बल्ली नामक कर था वो इच्छा से दिया जाता था, वो भी बताऊंगा। लेकिन ये करों का बंटवारा करती थी, इसमें भी महिलाएं भाग लेती थी। गण कुलीन वर्ग का होता था। और इसमें सबसे पुरानी संस्था पूछी गई थी, तो सबसे पुरानी संस्था कौन सी होती थी? विदत है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पुरानी सभ्यता थी जो संस्था थी। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है जो सभा और समिति है ना, जब उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे ना आप, अथर्ववेद पढ़ोगे ना, तो प्रजापति की ना 2 पुत्री बताया गया था सभा और समिति को। तो इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सभा पढ़े लिखे के लोगों की होती थी, समिति आम लोगों की होती थी। पूर्व
वैदिक काल में समिति में भी महिलाएं भाग लेती थी, विदत करों का बंटवारा करता था उसमें भी महिलाएं भाग लेती थी, और गण कुलीन वर्ग का होता था। ये पेपर में आता है। और कहते हैं राजा की सहायता करने के लिए ना, राजा की सहायता करने के लिए क्या होता था, रत्निन होता था। क्या होता था, और इसमें रत्निन की संख्या कितनी थी, पूर्व वैदिक काल में 7 होगी, और उत्तर वैदिक काल में 7 से बढ़ाकर रत्निन की संख्या कितनी कर दी जाएगी, 17 कर दी जाएगी। और कहते हैं राजा को जो गुप्त सूचना दिया करता था ना, वो कौन दिया करता था, सपस दिया करता था। राजा को गुप्त सूचना कौन दिया करता था, जो सपस होता था वो राजा को क्या दिया करता था, गुप्त सूचना दिया करता था। ये पेपर में पक्का पूछा जाएगा। राजा को गुप्त सूचना से क्वेश्चन आ गया है, कौन देता था, तो वो कौन देता था, सपस देता था। एक बार पूछा गया था। इसमें राजा को जो धार्मिक सलाह देता था ना, राजा को धार्मिक सलाह देता था, वो कौन देता था, तो राजा को धार्मिक सलाह है ना, वो पुरोहित दिया करता था। कौन दिया करता था, पुरोहित दिया करता था। और इसमें ना केवल एक प्रकार के कर का वर्णन मिलता है, वो कौन सा कर था, बल्ली नामक। ये पेपर में आएगा, पूर्व वैदिक काल में कौन सा कर मिलता है, केवल बल्ली नामक कर मिलता है। और बल्ली नामक कर है ना, वो प्रजा ना अपनी स्वेच्छा से दिया करती थी। स्वेच्छा होता है अपनी इच्छा से। गुरुजी ये कैसा सिस्टम है कि प्रजा इच्छा से कर देती थी। प्यारे बच्चों, क्योंकि इस काल में ना अभी लोहे की खोज नहीं हुई थी, तो ये सभ्यता है ना किस पर डिपेंड होती थी, पशुपालन। और पशुपालन से ज्यादा आय नहीं होती थी, तो राजा है ना कर के लिए किसी को विवश नहीं करता था। राजा कह देता था कि जिसको भी राजपाट में योगदान देना है तो वो अपनी स्वेच्छा से कर दे सकता है। आज भी ना लोग अपनी स्वेच्छा से डोनेट कर देते हैं पैसे, जैसे पीएम राहत कोष में, सीएम राहत कोष में लोग स्वेच्छा से डोनेट करते हैं। तो इसमें क्या था कि लोहे की खोज नहीं हुई थी, तो है ना लोग स्वेच्छा से बल्ली नामक राजा की सहायता के लिए कर दिया करते थे। और इसमें लोग है ना, राजा किस में रहता था, ये कबीलाई लोग होते थे, राजा कबीले में रहता था। और एक कबीला है ना दूसरे कबीले से क्या किया करता था, लड़ाई किया करता था। तो राजा है ना इसमें स्थायी सेना नहीं रखा करता था। ये क्वेश्चन आता है, राजा को जब दूसरे कबीले पर आक्रमण करना होता तो ये राजा क्या कर लेता था, सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। हाँ, ये बिल्कुल राजा को सलाह दिया करती थी। समिति आम लोगों की होती थी सुनीता, और सभा होती थी पढ़े लिखे वो लोगों की, ये राजा को सलाह दिया करती थी। तो ये चारों ही राजा के लिए अहम थी। तो इसमें ना लोहा खोज की नहीं हुई थी, तो इसमें भी क्या था, पशुपालन प्रमुख होता था। और कबीला से कबीला में लोग लड़ाई किया करते थे, तो राजा के पास स्थायी सेना नहीं थी। तो ये भी याद कर लेना। इसमें जो व्यापार था ना, वो देसी व्यापार का वर्णन मिलेगा, यानी विदेशी व्यापार नहीं था। एक कबीले से लोग दूसरे कबीले में व्यापार करते थे, और व्यापार है ना वही वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा क्या किया जाता था, व्यापार किया जाता था। एक जैसे मेरे पास गेहूं, आपके पास चना, मैंने आपको गेहूं दे दिया, आपने मेरे को चना दे दिया। तो इस गांव में आज भी प्यारे बच्चों वस्तु विनिमय प्रणाली चलती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद करनी है। ये पेपर में ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। और इसमें ना वर्ण व्यवस्था मैंने आपको बताया था, ऋग्वेद के 10वें मंडल में ना हमें किसका वर्णन मिलता है, वर्ण व्यवस्था का क्या मिलता है, वर्ण व्यवस्था का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। और मैंने आपको बताया 9वें मंडल में सोमरस का वर्णन मिलता था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में आप पढ़ोगे प्यारे बच्चों 10 राजयुद्ध का वर्णन था। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र जो विश्वामित्र जी द्वारा लिखा था उसका वर्णन था। स्वीता के बारे में उसमें बताया गया था। पहला और 10वां मंडल नया था। तो इसमें वर्ण व्यवस्था का वर्णन था। लेकिन वर्ण व्यवस्था है ना, यह प्यारे बच्चों जाति आधारित नहीं थी। क्या नहीं थी, वर्ण व्यवस्था है ना ये जाति आधारित ना होकर क्या होती थी, कर्म आधारित होती थी। ये जाति आधारित ना होकर ना ये वर्ण व्यवस्था क्या होती थी, कर्म आधारित होती थी। यानी एक घर में 4 बेटे हैं, वो अलग अलग धर्मों के हो सकते हैं। जो पूजा पाठ करेगा ब्राह्मण, व्यापार करेगा वैश्य, युद्ध लड़ेगा क्षत्रिय, और दूसरों की सेवा करेगा शूद्र। तो एक पिता के 4 बेटे अलग अलग वर्ण से संबंधित हो सकते हैं। तो ये पेपर में आता है। और यहाँ पर ना दास प्रथा भी थी। क्या थी, दास प्रथा। लेकिन वो औरंगजेब की दास प्रथा के टाइप की नहीं थी। यहाँ पर नॉर्मल क्या होती थी, दास प्रथा होती थी। हाँ, अगर आई दास प्रथा थी तो आप कहोगे थी, लेकिन इतनी कठोर नहीं थी। ये पेपर में पूछा गया था। ये कौन सा जीवन था प्यारे बच्चों, इनका
जो सामाजिक जीवन था, कौन सा जीवन था, सामाजिक जीवन से क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पक्के आएंगे। ये राजनीतिक जीवन था, राजा से संबंधित है तो राजनीतिक जीवन है। अब हम सामाजिक पढ़ेंगे। इतना याद कर लेना, इसमें ना लोहे की खोज नहीं हुई थी तो इनका पैसा पशुपालन था, पशुपालन से ज्यादा आय नहीं होती थी तो राजा बल्ली नामक कर है किससे लिया करता था, स्वेच्छा से बल्ली नामक कर लिया करता था। और ये चीजें आपको याद रखनी है। और राजा की सहायता के लिए सभा, समिति, विदत और गण होते थे। गण कुलीन वर्ग का होता था, विदत में महिला भाग लेती थी, करों का बंटवारा होता था, समिति आम लोगों की होती थी और सभा पढ़े लिखे लोगों की होती थी। अब इनका पढ़ेंगे एक सामाजिक जीवन। कौन सा जीवन पढ़ेंगे, पहले राजनीतिक पढ़ा, अब सामाजिक जीवन। मैंने कहा था समाज है ना, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी और परिवार है ना समतावादी होता था। क्या होता था, समतावादी होता था। यानी परिवार में क्या होते थे, सभी समान होते थे। कौन सा परिवार होता था, समतावादी परिवार होता था। और पितृ सत्रात्मक समाज होता था, पितृ सत्रात्मक समाज होता था। ये पेपर में पक्का आता है। सिंधु सभ्यता आपसे पूछा जाएगी कैसी थी, तो सिंधु सभ्यता मातृ सत्रात्मक थी और ये पितृ सत्रात्मक क्या होता था, समाज होता था। यानी पुरुषों का ना महत्व ज्यादा होता था बजाय महिलाओं के। सिंधु सभ्यता में महिलाओं का मोहनजोदड़ो से नाचती हुई नर्तकी का मिलना, हड़प्पा से उर्वरकता की देवी का मिलना इस ओर इशारा कर रहा था कि मातृ सत्रात्मक था। यहाँ पर परिवार क्या था, पितृ सत्रात्मक था। एक एग्जाम में ये पूछा गया था, महिलाओं का स्थान इसमें भी क्या था, ऊंचा था। महिलाओं का स्थान है ना, महिलाओं का मैंने बताया दास प्रथा थी, महिलाओं का स्थान क्या था, ऊंचा था। इसमें कुछ विदुषी महिलाओं का भी वर्णन मिलता है। जैसे आप लोपा मुद्रा पढ़ते हो, लोपा मुद्रा पढ़ते हो, विषव 12 पढ़ते हो, विषव 12 पढ़ते हो, अपाला सिकता और गोसा, अपाला सिकता और गोसा, ये क्या थी, इस काल की विदुषी महिलाएं थी। विदुषी का मतलब जो पढ़ी लिखी महिलाएं थी। परिवार से क्वेश्चन आएगा, परिवार कैसा था, मातृ सत्रात्मक नहीं था, परिवार क्या था, पितृ सत्रात्मक परिवार होता था। महिलाओं का स्थान ऊंचा था। ये पेपर में आया था। विश्ववारा, लोपा मुद्रा, अपाला सिकता और गोसा। अपाला सिकता और गोसा इस टाइम की क्या होती थी, विदुषी महिलाएं होती थी। और एक एग्जाम में आया था, इनको ना नियोग विवाह महिलाओं को ना नियोग विवाह होता है, पुनर्विवाह का अधिकार था। इस युग में महिलाओं को ना नियोग विवाह, जिसे आप बोलोगे पुनर्विवाह, तो विडो रीमैरिज एक्ट है ना, वो आप पढ़ोगे 1856 में कैनिंग के टाइम में आया था। वो आधुनिक भारत की बात है। और वो कौन लेकर आए थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से आया था। विडो रीमैरिज एक्ट किसके प्रयासों से आया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से आया था। लेकिन इसमें बिना नियोग विवाह या पुनर्विवाह का अधिकार होता था। विदुषी महिलाएं, अपाला गोसा सिकता लोपा मुद्रा, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ठीक है। ये विदुषी महिलाएं क्या होती थी, इस काल की सबसे इंटेलिजेंट महिलाएं मानी जाती थी। तो नियोग विवाह का इनको अधिकार था। जैसे आज भी मतलब पति मर जाए तो महिला है ना अपने देवर वगैरह से शादी कर सकती है। और इसमें उपनयन संस्कारों को बोला जाता है, उपनयन संस्कारों। तो महिलाओं को ना इसमें 16 संस्कारों का या 16 उपनयनों का क्या है मिलेगा, वर्णन। तो उपनयन किसको बोला जाता था प्यारे बच्चों, संस्कारों को बोला जाता था। तो इसमें ना मतलब 16 संस्कारों का क्या मिलता है वर्णन, ये पूछा गया था। और परिवार क्या था, संयुक्त परिवार होता था। परिवार क्या होता था, जो परिवार होता था ना, आप कह सकते हो ज्वाइंट परिवार होता था, यानी ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी। तो आप कह सकते हो परिवार कैसा होता था, संयुक्त परिवार होता था। परिवार कैसा होता था प्यारे बच्चों, इसमें हमें संयुक्त परिवार का क्या मिलता है, ज्वाइंट फैमिली का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। तो परिवार कैसा परिवार होता था, संयुक्त परिवार का वर्णन। और लोग है ना खेल के लिए पासा खेलते थे और कहते हैं घुड़ दौड़ देखा करते थे। लोग है ना पासा खेलते थे और क्या खेला करते थे, घुड़दौड़। आपकी तरह व्हाट्सएप नहीं खेल चलाते थे, पासा और घुड़दौड़ खेला करते थे। हाँ, अमाजू, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमाजू है किसको कहा जाता था, जो जीवन भर ना अविवाहित रहेगी, उस महिला को क्या कहा जाता था, अमाजू कहा जाता था। जो अपनी इच्छा से ना मतलब जीवन भर है ना
वो अविवाहित रहेगी उसको अमाजू कहा जाता था। इनको शादी के लिए फोर्स नहीं किया जाता था। हाँ बिल्कुल, शादी के लिए इनको फोर्स नहीं किया जाता था। मन में आए तो शादी करती थी, अदरवाइज नहीं करती थी। तो ये चीजें है ना सारी की सारी एग्जाम में आएगी। पासा घुड़दौड़ खेला करते थे। अब है ना सबसे ज्यादा इनके आर्थिक जीवन से क्वेश्चन आएंगे। इनका आर्थिक जीवन कैसा था, इनका आर्थिक जीवन कैसा था। तो इनके आर्थिक जीवन में ना प्यारे बच्चों देखो, ये पशुपालन पर निर्भर रहते थे, क्योंकि इनके टाइम में क्या नहीं था, लोहे की खोज नहीं थी। तो ये पशुपालन पहले पर है और कृषि किस नंबर पर आएगा, दूसरे नंबर पर आएगा। पहले पर पशुपालन होगा और उत्तर वैदिक काल में कृषि पहले पर आएगा, पशुपालन दूसरे पर आएगा। ये क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ये गाय और घोड़ा, ठीक है, गाय और घोड़ा रखा करते थे। तो इसमें ना पेपर में आएगा प्यारे बच्चों, गाय को अधन्या कहा गया था। अधन्या का मतलब है ना मारने योग्य, ना मारने योग्य कहते हैं। गाय को मारने पर पाप लगा करता था। तो उद्योग की बात करें तो इसमें बढ़ई का उद्योग हो जाएगा, यानी जो बढ़ई रथ वगैरह बनाया करते थे तो वही इसमें उद्योग फेमस हो जाएगा। ये पेपर में बताया गया था बढ़ई गिरी का क्या होता था, उद्योग होता था। और इसमें ना कहते हैं एक कबीले से दूसरे कबीले के बीच में लड़ाई का प्रमुख कारण क्या होता था, गाय को लेकर क्या होती थी। एक कबीले से दूसरे कबीले में गाय को लेकर क्या हुआ करती थी, लड़ाई हुआ करती थी। यानी गाय और घोड़ा इनका प्रमुख था। एक पेपर में आया था, इसमें ना सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, गाय का ना 176 बार और कृषि का 24 बार वर्णन मिला है। गाय का ना 176 बार वर्णन मिला है और कृषि का ना ऋग्वेद में कितनी बार वर्णन मिला है, 24 बार वर्णन मिला है। गंगा नदी का ना केवल 1 बार वर्णन मिला है और यमुना नदी का कितनी बार वर्णन मिला है, 3 बार वर्णन मिला है। और वैदिक काल की पवित्र नदी पूछे ना तो कौन सी मानी जाती है, सरस्वती नदी मानी जाती है। ये क्वेश्चन अंडरलाइन कर लेना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा। वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी और प्रमुख नदी पूछे ना तो इनकी कौन सी होती थी, सिंधु नदी प्रमुख होती थी। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती होती थी, प्रमुख नदी इनकी सिंधु होती थी। गाय का 176 बार, 200 याद कर लेना, 200 में से 24 घटाओगे कृषि, पीछे 176। गाय का, गंगा का 1 बार, यमुना का ऋग्वेद में केवल कितनी बार वर्णन मिला है, 3 बार। और पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई है तो इसे ऋग्वेदिक काल के नाम से भी जाना गया है। ये पेपर में आया क्वेश्चन था। और कहते हैं ये जौ और गेहूं की खेती करते थे और व्यापार देसी होता था। ये जौ को ना यव कहा जाता था, जौ को यव कहा जाता था। ये जौ और गेहूं की क्या किया करते थे, खेती किया करते थे। ये क्वेश्चन बन सकता है, ये किसकी खेती किया करते थे, ये जौ और यव की क्या किया करते थे, खेती किया करते थे। ये जौ और यव की, के जौ को ही यव बोला जाता है और गेहूं की क्या करते हैं, खेती। और कपास है ना, सिंधु सभ्यता की देन क्या थी, कपास थी। ठीक है, प्रिय पशु घोड़ा था, घोड़ा नहीं गाय। प्रिय पशु घोड़ा है सुनीता, उत्तर वैदिक काल में घोड़ा प्रिय बन जाएगा, लेकिन यहाँ गाय प्रिय थी। घोड़ा उत्तर वैदिक काल में फेमस प्रिय बन जाएगा, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में लड़ाइयां ज्यादा होगी, लोहे की खोज हो चुकी होगी, तो वो घोड़े से लड़ाइयां करते थे। एक कांटक संहिता में 24 बेलों का हल का परिणाम मिला, वो उत्तर वैदिक काल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। और कहते हैं प्यारे बच्चों, ये जितने भी क्वेश्चन बने हैं ना, मैंने सभी को शॉर्ट लिस्टेड किया हुआ है, आज तक जितने भी एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं। अब इनका आता है धार्मिक जीवन। कौन सा जीवन आता है इस सभ्यता का, धार्मिक जीवन। ये पूजा पाठ किसकी किया करते थे, क्या क्या इनके जीवन में था। ठीक है, हमने प्यारे बच्चों सबसे पहले सामाजिक जीवन पढ़ा, सबसे पहले राजनीतिक जीवन पढ़ा, फिर सामाजिक पढ़ा और फिर इसके पीछे हमने जो आर्थिक जीवन पढ़ा। अब कौन सा जीवन पढ़ रहे हैं हम, धार्मिक जीवन। ये किसकी पूजा पाठ है किया करते थे, पेपर में ये क्वेश्चन आता है। ये बहु पूजा में विश्वास, ये एक तो ना ये प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति की क्या करते थे, प्रकृति की पूजा किया करते थे। और ये बहु विवाह में विश्वास रखते थे। बहु विवाह होता है प्यारे बच्चों, एक से ज्यादा विवाह।
ये प्रकृति की पूजा किया करते थे। जैसे मैंने सिंधु सभ्यता में बताया था, नाग पूजा करते थे, योनि पूजा करते थे, लिंग पूजा करते थे, और भी मतलब मातृ देवी की पूजा करते थे, उर्वरकता की देवी की पूजा करते थे। लेकिन ये प्रकृति की पूजा करते थे और बहु विवाह में, एक से ज्यादा विवाह में विश्वास किया करते थे। एक बार पूछा गया था, इसमें ना मतलब 3 प्रकार के देवता होते थे। एक अंतरिक्ष का देवता माना जाता था, एक पृथ्वी का देवता माना जाता था, और एक आकाश का देवता माना जाता था। इनके टाइम में कितने प्रकार के देवी देवता थे? 3 प्रकार के देवता थे। अंतरिक्ष का देवता होता था, पृथ्वी का होता था, आकाश। एक बार अंतरिक्ष से क्वेश्चन पूछा गया था, इंद्र, मारुत, रुद्र, वायु। इंद्र, मारुत, रुद्र। रुद्र भगवान शिव का ही रूप को कहा गया, HSSC ने पूछा था। और मारुत, ये किसके देवता होते थे? ये अंतरिक्ष के देवता होते थे। पृथ्वी का अग्नि हो गया, ठीक है, बृहस्पति हो गया, ठीक है, और खुद पृथ्वी। और एक ये पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों, सोम, ये किसके देवता होते थे? पृथ्वी के देवता होते थे। आकाश का ना वरुण को हो गया। और जैसे ये प्यारे बच्चों चमकीले सूर्य की देवी कहा जाता था, किसको? सविता को। तो आ सकता है वरुण, उषा, सविता, विष्णु। वरुण, उषा, सविता। वरुण, उषा, सविता और विष्णु, ये किसके देवता थे? आकाश के देवता होते थे। किसके देवता होते थे? तो इसमें पूछा जाएगा कि पूर्व वैदिक काल में कितने देवी देवताओं का वर्णन मिलता है? तो 3 प्रकार के, एक अंतरिक्ष का देवता, पृथ्वी का देवता, आकाश का देवता। अंतरिक्ष का देवता पूछे ना तो रुद्र हो गया, मारुत हो गया और इंद्र हो गया, ठीक है, रुद्र मारुत हो गया। और एक ये इंद्र, रुद्र, मारुत, ये किसके देवता थे? ये किसके देवता थे? सबसे ज्यादा पूछा जाता है अंतरिक्ष के देवता थे। और पृथ्वी के पूछे तो पृथ्वी पर अग्नि होता है, बृहस्पति ग्रह होगा पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा पर, और एक सोम हो गया। आकाश का वरुण, उषा, सविता और विष्णु को कहा जाता है। ये आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में पक्का आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। एक वायु भी अंतरिक्ष का देवता होता था। इंद्र, मारुत, रुद्र, वायु किसका देवता होता था? अंतरिक्ष का देवता होता था। और ऋग्वेद में ना सबसे इंपॉर्टेंट है इंद्र। कहते हैं ऋग्वेद में ना इंद्र को पुरंदर कहा जाता था। पुरंदर का अर्थ होता है किला तोड़ने वाला, ठीक है। तो युद्ध का देवता किसको माना जाता था? मतलब किला तोड़ने वाला किसको कहा जाता था? इंद्र को कहा जाता था। ये याद कर लेना। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन सा था? इंद्र था। इंद्र को क्या माना जाता था? इंद्र को पुरंदर कहा जाता था। और ऋग्वेद में इंद्र का कितनी बार वर्णन मिला है? 250 बार। उत्तर वैदिक काल में ना वो प्रजापति है ना, वो प्रमुख देवता हो जाएगा। आकाश का देवता सबसे प्राचीन माना जाता था। बिल्कुल, आकाश का देवता सबसे प्राचीन माना जाता था। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, आगामी एग्जाम में, वर्षा का देवता वरुण होता था। वरुण किसका देवता होता था? वर्षा का देवता वरुण होता था। और अग्नि है ना, कहते हैं ये देवता और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता का काम करती थी। जब भी आज भी प्यारे बच्चों वर्षा नहीं होती ना, तो हम है ना यज्ञ करते हैं, तो मनुष्य की बात है भगवान तक पहुंचाने का काम कौन करती थी? अग्नि। देखो इंद्र है, युद्ध का देवता होता था। इंद्र को पुरंदर कहा जाता था, किला तोड़ने वाला। तो 250 बार वर्णन मिला है। और अग्नि का कितनी बार वर्णन मिला है? 200 बार। अग्नि है ना, वो मध्यस्थता का काम करती थी। वरुण वर्षा का देवता होता था। सविता है, ये चमकीले सूर्य की देवी होती थी। सविता है ना, ये किसकी देवी होती थी? चमकीले सूर्य की देवी को क्या कहा जाता था? सविता कहा जाता था। सविता किसकी देवी होती थी? ये पेपर में आया था, गायत्री मंत्र में सविता का वर्णन मिलता है। ये आगामी एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा। और कहते हैं मित्र उगते हुए सूर्य का देवता होता था। चमकीले की सविता हो गई, उगते हुए सूर्य का देवता कौन? उगते हुए सूर्य का देवता कौन सा हो गया? मित्र हो गया। और पुष्यन है ना, ये क्या होता था? पुष्यन ये ना पशुओं का देवता होता था। किसका देवता होता था? पशुओं का देवता पुष्यन को कहा जाता था। और उत्तर वैदिक काल में जो पुष्यन है ना, वो प्यारे बच्चों शूद्रों का देवता हो जाएगा। पुष्यन पशुओं का देवता होता था। और इसमें ना आंधी देवता का नाम मारुत होता था। हम मारुत है ना, ये आंधी का देवता होता था। आंधी देवता का नाम क्या होता था? मारुत होता था, ठीक है, ये याद कर लेना।
और सबसे इंपॉर्टेंट है सविता चमकीले सूर्य की देवी होती थी, मित्र उगते हुए सूर्य का होता था, पूषण पशुओं का होता था। और इस ऋग्वेद में हमें कितने देवताओं का वर्णन मिला रहता है? 33। आज हम कहते हैं हमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, लेकिन ऋग्वेद में केवल हमें 33 देवताओं का क्या मिला था? वर्णन मिला था। ये पेपर में आता है। पवित्र नदी सरस्वती होती थी, प्रमुख सिंधु होती थी, गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार वर्णन मिला था। ये था प्यारे बच्चों कौन सा काल? आपका पूर्व वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल में ना जब आप कंपेयर करके पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज मैंने कहा था पूर्व वैदिक काल एक साइड, उत्तर वैदिक काल सारा का सारा पढ़ा दूंगा। सामाजिक जीवन में हमने राजनीतिक जीवन पढ़ा, तो राजनीतिक जीवन में परिवार की समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार, परिवार के मुखिया को कुलुप, कुलुप आगे मिलकर ग्राम, ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, ग्राम आगे मिलकर विस, विस के मुखिया को विस्पति, विस आगे मिलकर के जन, जन के मुखिया को राजन कहा जाता था। और इसमें ना राजनीतिक जीवन में राजा की सहायता के लिए सभा समिति विदत गण होती थी, सभा पढ़े लिखे की होती थी, समिति में आम लोगों की होती थी, महिलाएं भाग लेती थी, विदत करों का बंटवारा करती थी, उसमें भी महिलाएं भाग लेती थी, गण कुलीन वर्ग का होता था, राजा की सहायता के लिए रत्निन होता था, पुरोहित राजा को धार्मिक सलाह दिया करता था, सपस क्या होता था? गुप्तचर होता था, दास प्रथा इसमें होती थी। सामाजिक जीवन में परिवार समतावादी होता था और ज्वाइंट फैमिली का वर्णन मिलता है। और ये हमने किस जीवन में पढ़ा था? सामाजिक जीवन में दास प्रथा थी और महिलाओं का स्थान ऊंचा था, जैसे विसवारा, लोपामुद्रा, अपालासिकता और गोसा महिलाओं का वर्णन मिलता है। फिर आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन में इनके क्या था? पशुपालन था और बढ़ईगिरी उद्योग था। घोड़ा भी इस काल में आ चुका था, लेकिन पशुपालन इस काल का प्रमुख था। व्यापार देशी होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा होता था। धार्मिक जीवन, ये बहु पूजा में विश्वास करते थे, प्रकृति की पूजा में विश्वास करते थे। 33 देवताओं का वर्णन है, तो ये आपका धार्मिक जीवन है। अब आप उत्तर वैदिक काल इसके कंपेयर में पढ़ोगे तो 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। यहां तक का क्लियर है तो बता दो, अब कमेंट करके बताओ यहां तक का क्लियर हुआ। फिर हम स्टार्ट करते हैं उत्तर वैदिक काल। कौन सा काल पढ़ेंगे? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल अब सबसे इंपॉर्टेंट है। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर ना 600 ईसा पूर्व कौन सा काल रहेगा? उत्तर वैदिक काल रहेगा। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। एक है ना उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व है ना किसकी खोज हो गई? लोहे की खोज हो गई। और एक लोहे की खोज ने ना पूरा का पूरा प्यारे बच्चों इनका स्ट्रक्चर बदल कर रख दिया। अब लोहे की खोज होने से ना अब कृषि होगी, लोहे की खोज हो गई, कृषि होगी, तो कृषि अच्छी होगी तो लोगों के पास पैसा होगा। तो राजा ने जो बल्ली कर है ना, पहले राजा अपनी स्वेच्छा से लिया करता था, अब बल्ली कर को राजा ने क्या कर दिया था प्यारे बच्चों? परमानेंट कर दिया था। अब हर किसी को बल्ली नामक क्या देना होता था? कर देना होता था। अब हर किसी को बल्ली नामक क्या देना होता था? कर देना होता था। तो बल्ली नामक कर है ना अब स्वेच्छा से नहीं, राजा जान से मतलब जानबूझ कर लेते थे। अब राजा अगर शक्तिशाली हो गया, सभा समिति विदत गण की भूमिका में क्या आई है? गिरावट आई है। अब इस काल में नारी की स्थिति में भी क्या आएगी? गिरावट आएगी। नारी को ज्यादा विवाह करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इस काल में पर्दा प्रथा का भी वर्णन मिलेगा। तो एक है ना लोहे की खोज ने पूरी इसके ना सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन में परिवर्तन ला दिया। अब इस काल का ना सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजनीतिक जीवन। कौन सा जीवन? राजनीतिक जीवन। एक आपको पता है प्यारे बच्चों इस काल में ना सामवेद की रचना हुई थी, जिसको संगीत का जनक कहा जाता था। ऋग्वेद में जिन मंत्रों को गाया जा सके वो सामवेद में आ गए थे। और एक इसमें यजुर्वेद की रचना हुई थी, जिसे पद्य और गद्य दोनों में लिखा गया था और यज्ञ अनुष्ठान का वर्णन था। एक अथर्ववेद की भी रचना हुई थी, जिसमें जादू टोनों का क्या था? वर्णन था। तो जादू टोनों का मतलब इस काल में क्या आएंगे? कर्म कांड आएंगे। ब्राह्मण खुद को ऊंचा बताएंगे, क्षत्रिय खुद को ऊंचा बताएंगे, इसलिए लोग इनसे परेशान होकर ना जैन धर्म और बौद्ध धर्म अपनाने लगेंगे। तो इसमें राजनीतिक जीवन में ना अब क्या था पहले प्यारे बच्चों? अब है ना जो जन हुआ करता था ना उसका स्थान क्या किसने ले लिया था? जन पद ने ले लिया।
आगे चलकर ये जन है ना, अगला जो टॉपिक पढ़ाऊंगा महाजनपद में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे प्यारे बच्चों पहले परिवार, परिवार से कुल्प, कुल्प से ग्राम, ग्राम से ग्रामीणी, ग्रामीणी से विस्पति, फिर जन, जन से क्या बन गए राजन। जैसे ये कुरु, और ये पेपर में पूछा जाता है जैसे भरत और कुरु है ना, इन दोनों ने मिलकर ना कुरु जनपद को जन्म दिया। भरत और कुरु ने मिलकर किस जनपद को जन्म दिया? कुरु जनपद को जन्म दिया। तो जनपद है ना उत्तर वैदिक काल में आएगा। जनपद किस काल में आएगा? उत्तर वैदिक काल में आएगा। इसमें ना राजा क्या हो गया प्यारे बच्चों? शक्तिशाली हो गया। और राजा शक्तिशाली हो गया ना, तो सभा है ना, सभा हो गई, समिति हो गई, समिति हो गई जो सबसे पुरानी होती थी, विधत होती थी, और गण होता था। इनके ना मतलब क्या है प्यारे बच्चों, इनमें ना क्या आई है, ये क्या हो गए? अब कमजोर हो गए। क्या हो गए? कमजोर हो गए। और ये याद कर लेना, समिति में ना अब महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं था। और विदत है जो करों का बंटवारा करती थी, इसमें भी महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं था। तो आप कह सकते हो इस काल में महिलाओं की स्थिति में क्या आएगी? गिरावट आएगी। सर रिफ्रेश करना। तो इसमें राजा क्या हो गया? शक्तिशाली। और राजा ने ना जो बल्ली नामक कर था ना, उसको क्या कर दिया था? परमानेंट कर दिया था। अब राजा है उसको मतलब लोगों को बल्ली नामक कर देना ही देना था। तो बल्ली नामक कर क्या कर दिया गया था? अब स्थायी कर दिया गया था। ये आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। बल्ली नामक कर को क्या कर दिया गया था प्यारे बच्चों? अब स्थायी कर दिया गया था। बल्ली नामक कर है ना, अब किससे दिया जाता था? बल्ली नामक कर क्या हो गया था? अब स्थायी हो गया था। ये पेपर में पूछा गया था। तो अब है ना पेपर में आता है राजा का पद है ना अब वंशानुगत हो गया। अब राजा का पद है ना क्या बन गया? राजा का पद क्या बन गया था प्यारे बच्चों? राजा का पद क्या बन गया था? वंशानुगत बन गया। तो बाप के बाद है ना बेटा क्या बनेगा? राजा बनेगा। तो राजा का पद क्या हो गया? वंशानुगत हो गया। वहां पर राजा का पद क्या नहीं होता था? वंशानुगत नहीं होता था। एक एग्जाम में पूछा गया था, आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। अब रत्निन की संख्या 7 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? जो राजा की सहायता करने के लिए रत्निन होते थे, 7 से बढ़ाकर क्या कर दिए गए थे? 17। और जो पुरोहित होता था ना, ये राजा का सबसे प्रमुख होता था। पुरोहित है ना, अब राजा को जैसे धार्मिक सलाह दिया करता था ना, तो ये राजा का क्या हो गया था? प्रमुख हो गया था। और गोत्र शब्द है ना इसी काल में आया है। तो गोत्र है ना जो गाय रखते थे ना, जो कबीला गाय रखता था ना, उसको क्या कहा जाता था? गोत्र कहा जाता था। और पहले एक गोत्र में शादी नहीं होती थी। ये गोत्र है ना, आज पता नहीं इस गोत्र के चक्कर में कितने हरियाणा वाले कुंवारे बैठे हैं। मसा तो कोई शादी का सिस्टम बनता है, फिर कहते हैं दादी की जात अड़ गई, नानी की जात अड़ गई, माँ की जात अड़ गई, भाभी की जात अड़ गई। देखो कितना सिस्टम है। पता नहीं एक तो मर पड़ के तो कोई शादी होती है, शादी अड़ते ही बोला गोत्र अड़ गया। तो ये गोत्र का सिस्टम आज से नहीं है, उत्तर वैदिक काल से चला आ रहा है। यानी जो गाय रखते थे वो गोत्र होता था, और एक गोत्र की दूसरे गोत्र से शादी नहीं हो सकती थी। बोला आप तो हमारे जैसे हो, आप भी गाय रखते हो, हम भी गाय रखते हैं, तो आपकी हमारी शादी नहीं होगी। शादी किसी घोड़े वाले से होती थी जो घोड़े रखा करते थे। तो एक गोत्र, ये गोत्र वाला कंसेप्ट कहां से आया है? ये गोत्र वाला कंसेप्ट प्यारे बच्चों कहां से आया है? उत्तर वैदिक काल से आया। ये पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। अब आता है प्यारे बच्चों, इसमें ना क्या हो गया? घोड़ा। इसमें घोड़ा प्रमुख हो गया। तो क्या हो गया? इसमें पशुपालन है ना वो दूसरे नंबर पर आ जाएगा। पशुपालन दूसरे पर आ जाएगा। और उत्तर वैदिक काल में पहले नंबर पर क्या आ जाएगी? कृषि आ जाएगी। अब राजा है ना, ठीक है, हाँ भाभी की वो तो गलती से बोला गया। तो भाभी तो अगर हमने वो लाई है तो भाई की ये है, तो भाभी की जात इसमें नहीं थी। और मतलब कहने का आप समझ गए होंगे, फील द फीलिंग, डोंट गो आफ्टर वर्ड्स। शब्दों पे मत जाइए, फीलिंग फील कीजिए, कहना क्या चाहता हूं। ठीक है, तो ये दादी के कारण, नानी के कारण कितने रिश्ते आज छूट जाते हैं। ठीक है, एक प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इनका सामाजिक जीवन ये याद कर लेना। ठीक है, सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन। ठीक है, सामाजिक जीवन में ना पहले नारी का स्थान ऊंचा था, अब नारी के स्थान में गिरावट आई थी। नारी के स्थान में क्या आई थी? नारी के स्थान में क्या दर्ज की गई थी? गिरावट दर्ज की गई थी। अब नारी को ना मतलब ज्यादा विवाह
करने की परमिशन नहीं थी। अब इस काल में पर्दा प्रथा का भी क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। जैसे पूर्व वैदिक काल में ना तो प्यारे बच्चों सती प्रथा का वर्णन था, ना बाल विवाह का वर्णन था, इस काल में पर्दा प्रथा आ गई। और एक क्लास में मैं पढ़ा रहा था कि पर्दा प्रथा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, पीछे से एक लड़का था, हाथ खड़ा कर लिया, बोला गुरुजी पर्दा प्रथा होनी चाहिए। मैंने एक ही बात कही कि भाई नजर तेरी बुरी और घूंघट वो क्यों करे, अगर आपकी नजर बुरी है तो नेत्रदान कर दो ना, किसने मना किया है, तो नजर आपकी बुरी घूंघट कोई और क्यों करे। और प्यारे बच्चों हमारे ना एक मैं बताता हूं संस्कारी समाज है, और संस्कारी समाज में ना पापा होता है वो बेटे का रिश्ता देखने जाता है, और जब वो बहू को देखने के लिए जाता है ना तो वो बहू चाय लेकर आती है तो पापा बड़े गौर से देखता है कि कैसी है लड़की, और जब वो चली जाती है ना कहते हैं एक बार और बुलाओ। बोला अभी तो आपने देखी थी, बोला बुला कर देखना चाहता हूं कहीं गूंगी ना हो। दोबारा बुलाया जाता है, पढ़ाई वगैरह के बारे में पूछा जाता है, और वही लड़की शादी के बाद घर आती है ना तो वही पापा कहता है इसको घूंघट करना है। तो उस टाइम तो आपने सब कुछ देख लिया, अब घूंघट का फायदा क्या है। जब तक हम बेटी और बहू को एक बराबर नहीं समझेंगे ना तो ये पर्दा प्रथा का कंसेप्ट हमारे यहाँ से नहीं जाएगा। मैं तो करता हूँ जो एजुकेशन होता है ना वो पर्दा प्रथा को समाप्त कर सकता है। एक जॉब लगी हुई लड़की है ना तो वो एक ही घर में दो बेटियों की शादी है, एक जॉब लगी होती है और नहीं लगी होती उससे पर्दा करवाया जाता है, और वो कहती है जॉब वाली पर्दा क्यों नहीं करती, बोला वो नहीं करेगी, वो तो मास्टर नहीं लगी है, तू लग जाती तो तेरे से भी ना करवाते। तो प्यारे बच्चों वही बात है, जागो ग्राहक जागो, पर्दा प्रथा से बचना है तो जॉब तो लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ज्यादा पर्दा प्रथा का इसमें क्या मिलता है वर्णन, एक से ज्यादा ये क्या नहीं कर सकती थी, शादी नहीं कर सकती थी। ये पेपर में क्वेश्चन आया था आगामी एग्जाम में, इसमें नारी की स्थिति में गिरावट आई थी। सारे क्वेश्चन मैंने शॉर्ट लिस्टेड किए हुए हैं। अब बात आती है प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इससे बना था कि इसमें ना एक एतेरे ब्राह्मण था, एक एतेरे ब्राह्मण, कल भी बताया था एतेरे ब्राह्मण, उसमें लिखा होता था कि मतलब लड़की का घर में होना दुखों का कारण है, लड़की का होना दुखों का कारण बताया गया था। एतरे ब्राह्मण में तो यहां तक लिख दिया कि जिस घर में लड़की होगी ना वो किसका कारण होगी, दुखों का कारण होगी। एतरे ब्राह्मण में लिखा हुआ था कि लड़की का होना किसका कारण माना जाएगा, दुखों का कारण माना जाएगा। कितनी हमारी घटिया मानसिकता है, जिस महिला ने हमें मां ने जन्म दिया है। और एक कड़वी सच्चाई प्यारे बच्चों आपको बताता हूं, आप मेरी बात से असहमत हो सकते हो, आज के टाइम में महिला ही महिला की सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई है। हरियाणा का एग्जाम्पल ले लो, जहां पर मेवात में महिलाएं कम पढ़ी लिखी है, वहां का लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा था, और गुरुग्राम में महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी थी, वहां का लिंग अनुपात सबसे कम था। तो पढ़ी लिखी महिलाएं है ना वो फीमेल फोर्टिसाइड या कन्या भ्रूण हत्या ज्यादा करवाती है। और एक बात बताता हूं, घर में लड़की का जन्म होता है ना तो कोई बाप अपनी बेटी को बोझ नहीं मानता। लड़की के जन्म पर ना या तो उसकी ननंद उसको तंग करेगी या उसकी सास उसको तंग करेगी, हालांकि वो खुद क्या है, लड़की है। अगर आपने साइंस पढ़ा हो ना, जब लड़की होती है तो उसमें ना फीमेल का तो कोई रोल नहीं होता, सारा आपने एक्स वाई एक्स एक्स आपने जो गुण सूत्र पढ़े होंगे, एक्स वाई से टकराएगा तो मेल होगा, ये सारे गुण सूत्र आपने साइंस में पढ़े हैं। फिर हम महिलाओं को क्यों क्रिटिसाइज करते हैं, ये हमारी मानसिकता है ना, इसमें हमें कहीं ना कहीं बदलाव लाने की क्या होती है, जरूरत होती है। लड़की होती है या लड़का होता है उसमें तो महिला का रोल नहीं होता, पुरुष का ही क्या होता है, रोल होता है। ठीक है, फिर भी हम महिलाओं को कहते हैं कि लड़की हो गई, ये मर क्यों नहीं गई, ऐसा क्यों नहीं हो गया। तो हमें कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता में क्या लाना होगा, बदलाव लाना होगा। ठीक है, तो नारी नारी की जब दोस्त बन जाएगी ना तो उसी दिन हमें कोई स्लोगन देने की जरूरत नहीं है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कुछ तो सरकार के स्लोगन ही हमें बेटियों को कमजोर कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, क्या स्लोगन है, ऐसे स्लोगन देने चाहिए, बेटे को समझाओ ना माने तो थप्पड़ लगाओ। कुछ ऐसे स्लोगन तैयार करो जिससे बेटी को लगे कि वास्तव में
वो किसी से कमजोर नहीं है। जब हम कहते हैं हमारी बेटियां बेटों से कम नहीं है, इसका मतलब हम मानते हैं कि हमारी बेटियां बेटों से कम है। अगर कम नहीं है तो कहने की जरूरत क्या है। तो हमें अपनी पॉलिसी में भी क्या करना होगा, बदलाव करना होगा। और कहते हैं प्यारे बच्चों इसमें ना वर्ण व्यवस्था अब क्या हो गई थी, जाति आधारित हो गई थी। अब वर्ण व्यवस्था क्या हो गई थी, जाति आधारित हो गई थी। वर्ण व्यवस्था क्या हो गई थी, अब कर्म आधारित ना होकर वर्ण व्यवस्था अब क्या हो गई थी प्यारे बच्चों, जाति आधारित हो गई थी। वर्ण व्यवस्था क्या हो गई थी, अब जाति आधारित हो गई थी। ये आगामी एग्जाम में पक्का आएगा। अब वर्ण व्यवस्था क्या हो गई थी, जाति आधारित हो गई थी। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था अब नहीं रही थी। अब वर्ण व्यवस्था सीधी की सीधी जाति आधारित हो गई थी। एक ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, वैश्य का बेटा वैश्य बनेगा। कहते हैं इस वर्ण व्यवस्था का जन्म है ना ब्रह्मा जी से माना जाता है। कहते हैं ब्रह्मा के मुख से जो शब्द निकले ना उससे ब्राह्मण बन गए, और ब्रह्मा जी के जो पैर थे ना उससे शूद्र बन गए, जो बाहें थी ना उससे क्षत्रिय बन गए। ठीक है, ऐसे ऐसे बताया जाता है कि ब्रह्मा से ही इन चीजों की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है, ये ऐसा माना जाता है। और कहते हैं प्यारे बच्चों वर्ण व्यवस्था अब जाति आधारित हो गई थी। और दो आश्रम का वर्णन मिलता है, एक छांदोग्य एक ज्वाला उपनिषद। यहाँ पर ना उत्तर वैदिक काल में एक तो छांदोग्य कौन छांदोग्य उपनिषद था, छांदोग्य, और एक ज्वाला उपनिषद था। ठीक है, इसमें कहते हैं छांदोग्य में तीन क्या बताए गए हैं, 3 आश्रम बताए गए हैं। और ज्वाला उपनिषद में ना कितने आश्रम बताए गए थे, 4 बताए गए थे। ये कहते हैं 0 से 25 साल तक है ना मनुष्य को कौन सा जीवन जीना चाहिए। ठीक है, मनुष्य को ना पढ़ाई, जो आपका 0 से 25 साल तक है ना मनुष्य को पढ़ाई करनी चाहिए, जिसे आप कहोगे ब्रह्मचार्य। क्या करना चाहिए, मनुष्य को ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। 26 से 50 तक है ना आपको गृहस्थ होना चाहिए, आपको शादी करनी चाहिए। और 51 से लेकर 75 तक है ना आपको वामप्रस्थ। ये 3 आश्रम का वर्णन था। लेकिन ना ज्वाला उपनिषद में ना कहा 76 से 100 तक इंसान को संन्यास लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, सन्यासी बन जाना चाहिए। तो वो पूछेगा उत्तर वैदिक काल में सबसे इंपॉर्टेंट आश्रम कौन सा था, तो गृहस्थ आश्रम था। और गृहस्थ आश्रम में जब हम शादी करते हैं ना, और इस आश्रम का महत्व ज्यादा बताया गया है। पेपर में ये क्वेश्चन आएगा कि किस आश्रम में हम पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तो हम पितृ ऋण से ना, वैसे तो पितृ ऋण से हम मुक्त हो ही नहीं सकते, लेकिन उत्तर वैदिक काल में बताया गया कि गृहस्थ आश्रम में ना जब हम अपने मम्मी पापा की सेवा करते हैं ना तो हम पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। और कहा गया वामप्रस्थ वालों का काम होता था ब्रह्मचार्य वालों को पढ़ाना। और 76 से आगे हमें क्या लेना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए, ये याद कर लेना। और इस काल में लोग है ना शाकाहारी भी होते थे और मांसाहारी भी होते थे। इस काल में लोग क्या होते थे, शाकाहारी भी होते थे और लोग मांसाहारी भी होते थे। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों प्रकार के लोग है ना उत्तर वैदिक काल में पाए गए थे। 1-2 विवाह याद करना। एक इस काल में अनुलोम विवाह का वर्णन मिलता है। एक विलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, अनुलोम प्रतिलोम। अनुलोम में है ना जो वर पक्ष था ना वो ऊंचा था और वधु पक्ष क्या था, नीचा होता था। और इसमें होने वाली संतान है ना कहते हैं उच्च कुल की मानी जाती थी। और प्रतिलोम विवाह में वधु पक्ष क्या होता था, ऊंचा होता था, और वर पक्ष क्या होता था, निम्न होता था। और इसमें आने वाली संतान अच्छी नहीं मानी जाती थी। तो 2 प्रकार के विवाह होते थे। एक अनुलोम विवाह होता था प्यारे बच्चों, एक प्रतिलोम विवाह होता था। कौन कौन से विवाह होते थे, एक अनुलोम विवाह होता था और एक प्रतिलोम विवाह होता था। अनुलोम प्रतिलोम इंटरकास्ट मैरिज को आप आज के टाइम में बोल सकते हो। अनुलोम विवाह में वर पक्ष ऊंचा होता था और वधु पक्ष नीचा होता था। प्रतिलोम में वधु ऊंचा और वर नीचा होता था। ये पेपर में पूछा गया था। और कहते हैं प्यारे बच्चों अब इनका कौन सा जीवन पढ़ेंगे, ये सामाजिक जीवन था। राजनीतिक में राजा का महत्व बढ़ गया, सामाजिक में ये मतलब क्या था, समाज में ये पर्दा प्रथा आ गई थी, महिलाओं के स्थान में गिरावट आई थी। अब हम कौन सा काल पढ़ेंगे, इनका आर्थिक जीवन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इनका आर्थिक जीवन पढ़ेंगे। ठीक है, वहां पर तो आर्थिक जीवन में क्या था, वो पशुपालन पर ही निर्भर
रहा करते थे। यहाँ आर्थिक जीवन में ना क्या आ गई है, कृषि पहले नंबर पर आ गई है। पूर्व वैदिक काल में कृषि दूसरे नंबर पर थी, यहाँ पशुपालन दूसरे नंबर पर आ गया है। और लोगों ने ना गाय के स्थान पर अब ज्यादा महत्व किसको देना शुरू कर दिया, घोड़े को ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया, क्योंकि राजा है ना वो घोड़े की सहायता से युद्ध लड़ने जाया करता था। एक कांटक संहिता में कहते हैं प्यारे बच्चों, कांटक संहिता में 24 बैलों का हल मिला है। 24 बैलों का हल मिला है किस संहिता में, कांटक संहिता है वो, उसमें ना कहते हैं 24 बैलों का क्या मिला है, हल मिला है। ठीक है, ऐसा हल मिला है जिसके पीछे हम 24 बैल चला सकते हैं। तो मतलब 24 घोड़े से भी हो सकता है ये कुछ किया करते थे। तो 24 बैलों का हल किस में मिला है, कांटक संहिता में, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कृषि इनका प्रमुख क्या होता था, पेशा कौन सा होता था, कृषि होता था। और कहते हैं अब इनके पहले ना ये क्या करते थे, निर्वाह कृषि किया करते थे, लेकिन कृषि अब इनकी अच्छी हो गई तो राजा ने बल्ली कर को स्थायी कर दिया। अब इनका क्या बच जाता था, अधिशेष। अधिशेष वो होता है प्यारे बच्चों, जैसे है ना मेरे को ना 1 क्विंटल चावल चाहिए और मेरे 5 क्विंटल चावल हो गए, साल में 1 क्विंटल चाहिए, 4 क्विंटल खराब हो जाएंगे, उसे अधिशेष कहा जाता है। तो अधिशेष 4 क्विंटल का ये क्या करते थे, व्यापार करते थे। और इसमें ना देशी और विदेशी व्यापार इनमें वर्णन मिलेगा। लेकिन ना आप याद कर लेना, व्यापार है ना, सिक्का जरूर आ गया, लोहा जरूर आ गया, लेकिन व्यापार आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा ही व्यापार होता था। सिक्का आ जरूर गया लेकिन सिक्का ट्रेंडिंग में नहीं था। सिक्का आ गया लेकिन सिक्का ज्यादा ट्रेंडिंग में नहीं था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा व्यापार होता था। ये नगरीय सभ्यता का दौर था। अब है ना प्यारे बच्चों, ये नगरीय सभ्यता का पहला दौर सिंधु सभ्यता थी। तो ये अब धीरे धीरे लोग नगरों की ओर शिफ्ट हो रहे थे। अब इनका कौन सा जीवन पढ़ेंगे हम, धार्मिक जीवन पढ़ेंगे। कौन सा जीवन पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इनका हमें धार्मिक जीवन पढ़ेंगे। कौन सा जीवन पढ़ेंगे हम, धार्मिक जीवन पढ़ेंगे। धार्मिक जीवन में क्या क्या चीजें थी, धार्मिक जीवन से क्वेश्चन आगामी एग्जाम में पक्का आएगा। कौन सा जीवन पढ़ेंगे, इसका हम धार्मिक जीवन पढ़ेंगे। अब धार्मिक जीवन में प्यारे बच्चों इनमें कर्म कांड आ गया था। क्या आ गया था, कर्म कांड आ गया था। लोग है ना मतलब बलि, पशुओं की भी बलि देने का इसमें वर्णन मिलता है। कर्म कांड आ गया तो लोगों ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अपनाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। पशु बलि देने लग गए और ब्राह्मण है ना ये अपने आप को क्या बताने लगे, सुपीरियर बताने लगे। अक्षत्रिय कहते हैं हम आपसे ज्यादा ऊंचे हैं। तो लोगों ने ना मतलब लोगों का मोह भंग होता गया। इस सभ्यता से लोग जैन धर्म और हिंदू धर्म की ओर बढ़ने लगे। और ये पेपर में क्वेश्चन आता है, इनका प्रमुख देवता है ना अब प्रजापति हो गया। उत्तर वैदिक काल का प्रमुख देवता, उत्तर वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन हो गया प्यारे बच्चों, अब प्रजापति हो गया। ठीक है, और वैदिक काल का, आप पूर्व वैदिक काल का प्रमुख देवता पढ़ोगे तो कौन सा था, इंद्र था, जिसे पुरंदर कहा जाता था, किला तोड़ने वाला कहा जाता था। तो इनका देवता कौन सा हो गया, प्रजापति। और सभा और समिति आप अथर्ववेद पढ़ोगे ना तो सभा और समिति है ना ये प्रजापति की क्या बताई गई थी, 2 पुत्री बताई गई थी। तो इनका योगदान क्या माना जाता है, ज्यादा माना जाता है। और इसमें कहते हैं प्यारे बच्चों विष्णु है ना अब पालन पोषण का देवता बन गया था। इसमें ना इस काल में विष्णु है ना वो किसका देवता बन गया था, पालन पोषण का क्या बन गया था, देवता बन गया था। और जो पूषण था ना, पूषण वो वहां पर ना किसका देवता होता था, पशुओं का। यहाँ पर ना शूद्रों का देवता बन गया था। पूषण है ना अब वो किसका देवता बन गया था, शूद्रों का देवता बन गया था। ये याद, इस काल के देवता है ना थोड़ा थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आएगा। वरुण वर्षा का देवता होता था इस काल में। वरुण किसका देवता होता था, वर्षा का देवता होता था। पूषण है ना शूद्रों का देवता होता था। और विष्णु है पालन पोषण होता था। प्रमुख देवता कौन सा होता था, प्रजापति होता था। तो इस काल में ये धार्मिक जीवन याद कर लेना। वहां के लोगों का धार्मिक जीवन 3 प्रकार के मतलब क्या थे, देवता थे, अंतरिक्ष का, आकाश का और आपका वहां पर 3 प्रकार के हमने देवता पढ़े थे। अंतरिक्ष में ना वायु पड़ा था और अंतरिक्ष में रुद्र पड़ा था, पृथ्वी में सोम पड़ा था,
अग्नि पड़ा था और कौन सा पड़ा था, बृहस्पति पड़ा था। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के 33 देवी देवताओं का वर्णन था। उनका प्रमुख देवता इंद्र होता था। अग्नि का 200 बार ऋग्वेद में, इंद्र का 250 बार। यहाँ का प्रमुख देवता प्रजापति हो गया। सभा और समिति उसकी क्या होती थी, 2 बेटियां होती थी। अब है ना, इस काल के यज्ञ पढ़ लो। ठीक है, जैसे राजसु यज्ञ होता था। एक है ना, इस काल में कौन सा यज्ञ होता था, राजसु यज्ञ होता था। राजसु यज्ञ होता था एक इस काल में। ठीक है, वाजपेय यज्ञ होता था। वाजपेय यज्ञ होता था। और एक इस काल में असवमेघ यज्ञ होता था। असवमेघ क्या होता था, यज्ञ होता था। असवमेघ यज्ञ होता था प्यारे बच्चों, ये होता था साम्राज्य विस्तार के लिए। किस विस्तार के लिए होता था, साम्राज्य विस्तार के लिए होता था। आपने सुना होगा भगवान श्री राम ने असवमेघ के 2 घोड़े छोड़े थे जो लव कुश ने पकड़ लिए थे। तो इस काल में ना क्या होता था प्यारे बच्चों, साम्राज्य विस्तार के लिए असवमेघ 2 घोड़े आ गए। अब देखो, इंसार के राजा ने फतेवाद में घोड़ा छोड़ा है और फतेवाद से वो बिना पकड़े निकल गया ना, तो ये माना जाता फतेवाद इंसार के अधीन है। लेकिन फतेवाद वाले नहीं छोड़ेंगे उसको, तो अगर नहीं छोड़ेंगे तो इंसार से उनको लड़ाई करनी पड़ेगी। इसे बोलते हैं साम्राज्य विस्तार के लिए असवमेघ यज्ञ। और कहते हैं जो वाजपेय यज्ञ होता था ना, वो शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। शक्ति प्रदर्शन, एक राजा है ना दूसरे राजा को शक्ति प्रदर्शन, आजकल है ना शक्ति प्रदर्शन के लिए कहीं पर परमाणु गिराए जाते हैं अपने दूसरों को दिखाने के लिए। ठीक है, किसी एक लोकेशन को, छोटी सी लोकेशन को टारगेट किया जाता है कि हमारे पास परमाणु हथियार है। और प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए ना राजसु यज्ञ होता था। प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए राजसु यज्ञ होता था। और इस युग में राजा जब राज्याभिषेक करता था ना, कहते हैं तो वो सोम रस का पान किया करता था और रत्निन के घर जाया करता था राजा की सहायता के लिए। इस 7 से 7 पूर्व वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में 17 रत्निन हो गए। तो राजा राजसु यज्ञ में रत्निन के घर जाया करता था, प्रतिष्ठा के लिए होता था। राज्याभिषेक के टाइम में वाजपेय यज्ञ शक्ति प्रदर्शन के लिए। असवमेघ यज्ञ किसके लिए होता था, यह साम्राज्य विस्तार के लिए। इस काल में असवमेघ यज्ञ का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। अब है ना प्यारे बच्चों, कहते हैं कर्म कांडों की किस में निंदा की गई है, उपनिषदों में। कर्म कांडों की, कर्म कांडों की उपनिषदों में, कर्म कांडों की किस में निंदा की गई है, तो उपनिषदों में प्यारे बच्चों। उपनिषदों में कर्म कांडों की क्या की गई है, निंदा की गई है। ये क्वेश्चन आ गया, कर्म कांडों की उपनिषदों में निंदा की गई है। इसको आप आराम से ये पढ़ोगे ना। अब प्यारे बच्चों, ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल की मैं नदियां करवा देता हूं, उनके नाम से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक नदी थी ऋग्वेद और उत्तर वैदिक दोनों काल की है, कुंभा। कुंभा को आजकल क्या बोला जाता है, काबुल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पहले एक नदी होती थी सदा नीरा, उसको आज बोला जाता है गंडक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पुराने टाइम में एक नदी होती थी, हरियाणा तो आज भी मानती है सरस्वती, इसको आज के टाइम में क्या माना जाता है, घग्गर माना जाता है। एक नदी होती थी पुरुषणी, उसको ना जो 10 राज युद्ध हुआ था ना, वो पुरुषणी नदी के किनारे लड़ा गया था। और पुरुषणी नदी है ना, इसको प्यारे बच्चों मतलब इसका बहुत ज्यादा महत्व होता था पुरुषणी नदी का, जिसे आजकल के टाइम में रावी नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से जानते हैं, रावी नदी के नाम से जानते हैं। पुरुषणी नदी को किस नदी के नाम से जानते हैं, आज रावी नदी के नाम से जानते हैं। एक सतलुज को सतुद्री कहा जाता था। सतुद्री किसको कहा जाता था, सतलुज को क्या कहा जाता था, सतुद्री कहा जाता था। विपाशा को व्यास कहा जाता है। विपाशा नदी को क्या कहा जाता था, व्यास नदी कहा जाता था। अभी विपाशा नदी को क्या बोलते हैं, व्यास नदी बोलते हैं। ये पेपर में पक्का क्वेश्चन आएगा। अस्कणी चिनाव, अस्कणी को आजकल क्या बोलते हैं, अस्कणी नदी को क्या बोलते हैं, चिनाव नदी बोलते हैं, चिनाव। और एक वितस्ता नदी को आज क्या बोला जाता है, झेलम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ये ऋग्वेद काल की। कुंभा को काबुल, सतुद्री को सतलुज, सतानीरा, गंडक, सरस्वती, घग्गर, अस्कणी, चिनाव, विपाशा, व्यास, वितस्ता, झेलम, पुरुषणी, रावी, ये प्रमुख नदी है। अब कमेंट सेक्शन करना सर, ठीक है। कुंभा को काबुल, देखो कैसे कुंभा कैसे काबुल, सदा नीरा, गंडक कुत्ते को लोग है ना आते ही मार देते हैं या नीर देते हैं। सरस्वती घग्गर हो गया,
पुरुषणी रावी। ठीक है, तो राव कौन था? राव तुलाराम क्या था? पुरुष था। स से सतुद्री, स से सतलुज, ब से विपाशा, व से व्यास, अस्कणी। ठीक है, नाव पर आस की, नाव पर आस की। वितस्ता, झेलम, झेलना पड़ेगा। ठीक है, कुछ टाइम बीत जाएगा शादी के बाद, फिर झेलना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप चीजों को याद कर सकते हो। ये था आपका पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। कंपेयर करके पढ़ोगे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो उसमें ना राजनीतिक जीवन में राजा का योगदान कम था, और उत्तर वैदिक काल में राजा का बढ़ गया, तो वहां सभा समिति विद्वत गण का ज्यादा था, यहाँ उनका कम हो गया। सामाजिक राजनीतिक जीवन में, सामाजिक में वहां महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में कमजोर हो गई। वहां जो विश्ववारा लोपा मुद्रा, यहाँ पर गार्गी के महिलाओं का क्या मिला था? वर्णन मिला था। ठीक है, आर्थिक जीवन में वो क्या है? पशुपालन पर निर्भर थे, ये कृषि पर निर्भर हो गए। वहां बल्ली स्वेच्छा से, यहाँ पर बल्ली है ना उसको परमानेंट कर दिया गया। उत्तर वैदिक काल में भी ये देख लेना प्यारे बच्चों, राजा स्थायी सेना नहीं रखा करता, ये याद कर लेना। वैदिक काल में भी राजा स्थायी सेना नहीं रखता था, उत्तर वैदिक काल में भी राजा स्थायी सेना नहीं रखता था। ठीक है, ये प्यारे बच्चों यहाँ तक आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और आज मैंने आपको कहा है वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों कंप्लीट करवा देंगे। तो आज आपका सह कुशल प्यारे बच्चों प्राग ऐतिहासिक काल कंप्लीट हो गया, पाषाण काल पढ़ लिया, आदि ऐतिहासिक काल सिंधु सभ्यता कंप्लीट हो गया, ऐतिहासिक काल वैदिक काल कंप्लीट आज सह कुशल परमात्मा की दया से कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। जाते जाते कमेंट करके जरूर बताना आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। लव यू ऑल, बाय बाय।